क़यामत का नियम लागू हो गया। धरती पर हर इंसान के लिए नाश शब्द या किसी भी नकारात्मक मतलब वाले शब्द का इस्तेमाल करना मना है। इसे एक बार बोलो और तुम उसी वक्त मर जाओगे। मेरे पड़ोसी ने इसी लोहे जैसे कड़े नियम का फ़ायदा उठाया। उसने इस पाबंदी का इस्तेमाल करके मेरा सारा जमा किया हुआ खाना लूट लिया। एड्रियन, मेरे पास पानी खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे अपना आधा पानी दे सकते हो? एड्रियन, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। क्या मैं तुम्हारा बचाया हुआ खाना ले सकता हूँ? मुझसे सब कुछ छीनने के बाद उसने मेरे बाल पकड़ लिए। तुम्हारे घर से मिला वो बिस्कुट का आखिरी पैकेट बहुत बढ़िया था। वो दुनिया भर की फिक्र छोड़कर हंसता है और जानबूझकर जोर जोर से चबाता है। मैं उसे गुस्से से भरकर घूरता हूँ और पूरी तरह बेबस हूँ। आखिरकार भूख और बेइज्जती की वजह से मेरी मौत हो जाती है। जब मेरी आंखें दोबारा खुलती हैं, मैं क़यामत का नियम शुरू होने से एक दिन पहले पहुंच जाता हूँ। दीवार की दूसरी तरफ से मुझे मार्कस की पत्नी नोरा की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो उसे मीठी बातों से बहला रही है। क्या तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से रहोगे? मैं मुस्कुराता हूँ। इस बार शिकारी और शिकार की भूमिका बदल रही है। मैं मार्कस से न सिर्फ वो सब वापस लूंगा जो उसने छीना था, बल्कि उसका 2 गुना वसूलूंगा। मैं उससे उसकी हर प्यारी चीज़ छीन लूंगा, उसकी पत्नी, उसका बच्चा और उसकी हर एक चीज़। ऐसी दुनिया में जहाँ कोई ना नहीं कह सकता। हर सवाल एक ऐसी तलवार है जो तुमसे सब कुछ छीन सकती है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं ये समझने में बहुत धीमा था कि ये नियम असल में कैसे काम करता है। ये पाबंदी उसे असीमित ताकत देती है जो सवाल पूछता है, लेकिन इसका असली दिल तर्क है। सही सवाल बनाओ और तुम अपने दुश्मन को ऐसे जाल में फंसा दो जहां से वो निकल न पाए। एक कानून का बेहतरीन छात्र होने के नाते शब्दों और तर्क के जाल से खेलना मुझे अच्छे से आता है। मैं बिस्तर से उठता हूं और पक्का करता हूं, आज सब कुछ बदलने से एक दिन पहले का समय है। मैं अपना बैंक बैलेंस चेक करता हूं। पूरे 2 लाख वहां हैं। यह पैसा मेरे माता पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए बचाया था। पिछली जिंदगी में नियम लागू होते ही यह बेकार हो गया था, लेकिन अब ये मेरा बदला लेने का पहला हथियार बनेगा। मैं शहर के सबसे बड़े सुपरमार्केट की ऐप खोलता हूं और तेजी से बिना किसी दया के सामान चुनना शुरू करता हूं। हर जरूरी चीज लिस्ट में डाल देता हूं। 20 मिनट बाद 2 लाख का ऑर्डर तैयार है। नोट वाले खाने में मैं एक लाइन लिखता हूं, क्या आप इस ऑर्डर को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? फिर मैं सेंड बटन दबा देता हूं। कन्फर्मेशन स्क्रीन तुरंत सामने आ जाती है। काम बन गया। मैं बाहर की शांत दुनिया को देखता हूं और मेरे चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आ जाती है। मार्कस, खेल शुरू हो चुका है। क्या तुम तैयार हो? अगली सुबह ठीक 9 बजे 7 अरब लोगों के दिमाग में एक मशीनी आवाज गूंजती है। नियम की घोषणा अभी से लागू होती है। हर इंसान के लिए ना शब्द या कोई भी नकारात्मक भाव इस्तेमाल करना मना है। खेल का आनंद लें। एक पल के लिए पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है। फिर हर तरफ चीख पुकार और तबाही मच जाती है। मैं खिड़की पर खड़ा होकर नीचे की सड़क को पूरी शांति से देख रहा हूं। पास ही एक आदमी घबराहट में दूसरे की तरफ मुड़ता है और चिल्लाता है, मेरे पास मत आओ। अगले ही पल एक अनदेखी ताकत उसे मिटा देती है। राख के अलावा कुछ नहीं बचता। हर तरफ डर की चीखें गूंज रही हैं। मैं शांति से पर्दा गिरा देता हूं और आवाजें बंद कर देता हूं। मेरा फोन बजता है। ये सुपरमार्केट का मैनेजर है। उसकी आवाज रोने जैसी है। वो लड़खड़ाते हुए पूछता है कि क्या मैंने ऑर्डर दिया है और ये नोट इतना अजीब क्यों है। मैं ठहरे हुए पानी की तरह शांत होकर जवाब देता हूं, क्या आप ऑर्डर का सारा सामान पहुंचाने के लिए तैयार हैं? दूसरी तरफ खामोशी छा जाती है। 1 घंटे बाद मेरी बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा ट्रक आकर रुकता है। मैनेजर और मेरे बीच बातचीत के बाद पीले चेहरे वाले कई मजदूर सामान ऊपर लाना शुरू करते हैं। मेरा अपार्टमेंट तीसरी मंजिल पर है। वहां कोई लिफ्ट नहीं है। मेरा सामान जल्दी ही पूरी गैलरी में भर जाता है। पड़ोसी अपने दरवाजों के छेदों से देख रहे हैं। उनकी आंखों में डर और लालच है, पर बाहर आने की हिम्मत किसी में नहीं है। जब आखिरी डिब्बा ऊपर पहुंचता है तो मजदूर मुझे देखता है। उसके होंठ कांप रहे हैं और वो मुश्किल से खड़ा है। साहब, क्या अब हम जा सकते हैं? मैं मुस्कुराता हूं और उनमें से हर एक को पानी की बोतल और ब्रेड का टुकड़ा देता हूं। बिल्कुल। क्या आप अभी यहां से जाने के लिए तैयार हैं? जैसे किसी कैदी को माफी मिल गई हो, वे हाथ पैर के बल वहां से भागते हैं। मैं दरवाजा बंद करता हूं, सामान के पहाड़ के सहारे टिक जाता हूं और अपनी थकान महसूस करता हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। मैं एक नया औजार बॉक्स खोलता हूं और अपने घर को मजबूत करना शुरू करता हूं। पिछली जिंदगी में मैंने पड़ोसी की मदद की पुकार सुनकर गलती की थी और बता दिया था कि मेरे पास सामान है। उन आवाज़ों ने मार्क्स जैसे भूखे भेड़िए को मेरे दरवाजे तक पहुंचा दिया था। इस बार मेरी दुनिया को बस खामोशी चाहिए। मैं पूरी दोपहर हर दरवाजे और खिड़की की दरार को सील करने में बिताता हूं। मैं बेडरूम के दरवाजे पर 3 अतिरिक्त ताले लगाता हूं। काम खत्म होने पर मैं सोफे पर गिर जाता हूं। पानी के कुछ डिब्बे अब भी गैलरी में बाहर रखे हैं। मैं अपनी सांसें वापस पाता हूं और आखिरी बार खुद को खींचकर उठता हूं।
जैसे ही मैं आखिरी डिब्बा अंदर ला रहा हूं, सामने वाला दरवाज़ा थोड़ा खुलता है। मार्कस अपना सिर बाहर निकालता है। उसके चेहरे पर वही रटी रटाई मुस्कान है, एक प्यारे और दोस्ताना पड़ोसी जैसी। जैसे ही उसकी नज़र डिब्बों पर पड़ती है, मैं अभी अंदर नहीं गया हूं। मैं उसकी आंखों की गहराई में लालच की चमक देखता हूं। ये बिल्कुल वैसा ही नज़रिया है जैसा पिछली जिंदगी में था, जब उसने मुझे दीवार से सटा दिया था। वो मुझे देखता है और हैरान होने का नाटक करता है। अरे एड्रियन, क्या तुम यहाँ रहने आ रहे हो? उसकी नज़र मेरे पास रखे पानी के डिब्बों पर ऐसे टिकी है जैसे सांप अपनी जीभ लपल पाता है। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बस उसका नाटक देखता हूँ। पिछली जिंदगी में इसी भलाई के मुखौटे ने मुझे लापरवाह बना दिया था। उसने एक फिक्रमंद बड़े दोस्त का नाटक किया, मेरी जिंदगी के बारे में पूछा और सब कुछ जान लिया। और फिर जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो उसने अपने असली दांत दिखाए। मेरी खामोशी से बेपरवाह वो मुस्कुराता रहता है और लापरवाही से मेरे पैरों के पास रखे पानी के डिब्बे की तरफ इशारा करता है। मैं उस उंगली को घूरता हूं और अपने हाथ में पकड़े औजार को उस पर दे मारने की इच्छा को रोकता हूं। मुझे शांत रहना होगा, अभी सही समय नहीं आया है। शिकार पहले ही मेरे जाल में कदम रख चुका है। मुझे बस उसे कदम दर कदम खुद अपनी मर्जी से जाल के बीच तक ले जाना है। उसे लगता है कि वो अब भी सब कुछ संभाल रहा है। वो शिकारी है और मैं वही बेबस मूर्ख शिकार हूं जिसके साथ वो कुछ भी कर सकता है। वो मुझे बहुत आसान सवाल से परखना चाहता है ताकि देख सके कि मुझे नियम समझ आया है या नहीं। वो मेरा दरवाज़ा खुलवाकर मेरा सामान कम से कम कीमत पर लेना चाहता है। तो फिर पूछो, तुम्हारे मुंह से निकला हर एक शब्द वो रस्सी बनेगा जिससे तुम खुद को फांसी लगाओगे। मार्कस आखिरकार अपना नाटक खत्म करता है, नीचे झुकता है और अपना चेहरा मेरे पास लाता है, ऐसी आवाज में जो उसे लगता है कि बहुत दोस्ताना है। एड्रियन भाई, बाहर बहुत गर्मी है, क्या तुम इसमें से आधा पानी मेरे साथ बांट सकते हो? यही वो बात थी। सवाल शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह लहरें बनाता है। गर्मी से भरी गैलरी में वो सवाल फैल जाता है। हवा जैसे जम गई है। मैं सूरज की आखिरी रोशनी में उड़ते हुए धूल के छोटे कणों को भी साफ देख पा रहा हूं। मार्कस वही अपनी बनावटी मुस्कान चेहरे पर रखता है, उसकी आंखों में जीत का पूरा भरोसा चमक रहा है। उसे यकीन है कि मैं मना नहीं कर सकता। आखिरकार यह नियम सब पर बराबर लागू होता है। पिछली जिंदगी में जब उसने यही सवाल पूछा था तो मैं घबरा गया था। मेरे शब्द लड़खड़ा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहूं। अंत में नियम के उस अदृश्य बोझ के नीचे दबकर मैंने बिना कुछ कहे हार मान ली थी। पानी का वो डिब्बा मेरे घर में उसका पहला कदम था और खाई की तरफ मेरा पहला कदम। लेकिन अब उसके उस नकली चेहरे को देखते हुए मेरा दिल बर्फ जैसा ठंडा और बिल्कुल शांत है। उसे लगता है कि उसका सवाल बहुत चालाकी भरा है। क्या तुम आधा हिस्सा बांट सकते हो? ये किताब में दिए गए किसी धुंधले और खुले सवाल जैसा है। इसमें ढेरों जाल छिपे हैं। वो पड़ोसियों की जान पहचान को हथियार बनाकर लूट को दरियादिली का रूप दे रहा है। वो पाबंदी की ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं मना न कर सकूं। अगर मैं मान जाता हूं तो वो बिना किसी मेहनत के नियम की सीमाएं और मेरी कमजोरी जान लेगा। अगर मैं घबराकर बहस करने की कोशिश करता हूं तो उसे पक्का पता चल जाएगा कि वो मुझे दबा सकता है। अपना ये नाटक बंद करो मार्कस। तुम्हारी ये सस्ती मुस्कान तुम्हारे अलावा किसी और को बेवकूफ़ नहीं बना रही। जवाब देने के बजाय मैं धीरे से अपना मुंह खोलता हूं। मार्कस, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं जानबूझकर रुकता हूं। फिर मैं उसके कहे हुए हर शब्द के पीछे छिपे मतलब को एक एक करके समझाता हूं। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं वो पानी जिसे मैंने मेहनत से खरीदा है और 3 मंजिल ऊपर चढ़ाया है, तुम्हें मुफ्त में आधा देने को तैयार हूं? क्या तुम्हारा यही मतलब है? गैलरी में गहरा सन्नाटा छा जाता है। मार्कस के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी जगह शक ले लेता है। उसने साफ तौर पर इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसकी नज़र में मैं हमेशा शांत रहने वाला और थोड़ा सुस्त इंसान था, और फिर भी मैं यहाँ ऐसी चाल चल रहा हूँ। मैंने उसके छिपे हुए इरादे सबके सामने रख दिए हैं और अब उसके पास देने के लिए कोई जवाब नहीं है। जिस पल उसने ये बात मान ली, उसका शरीफ इंसान वाला नाटक सबके सामने खत्म हो जाएगा। कयामत के समय में जो कोई भी खुलेआम मुफ्त में कुछ पाने की इच्छा रखता है वो तुरंत सबकी नज़र में आ जाता है, लेकिन वो ना भी नहीं कह सकता क्योंकि उसका मतलब तुरंत मौत है। गैलरी के कई दरवाजे हल्के से खुलते हैं। पीछे से कई आंखें और कान ये सब देख और सुन रहे हैं। वे देख रहे हैं कि इस नियम के तहत पहली असली टक्कर कैसे होती है। मैं महसूस कर सकता हूं कि सबकी नज़रें मार्कस और मेरे बीच घूम रही हैं। मार्कस के माथे पर पसीने की एक पतली लकीर दिखने लगती है। वो घबराहट में थूक निकलता है। उसका मतलबी दिमाग तेजी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन मैं उसे कोई मौका नहीं दे रहा। मैं फिर से मुस्कुराता हूं। इस बार मुस्कान गहरी है और उसमें मजाक उड़ाने का लहजा है। मैं अपना दूसरा सवाल फेंकता हूं, या शायद मैं शब्दों को खींचता हूं और अपनी नज़र उसके कंधे के पीछे आधे खुले दरवाजे की तरफ ले जाता हूं। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम अपनी खूबसूरत पत्नी नोरा को इस आधे पानी के बदले मुझे सौंपने को तैयार हो? मार्कस के दिमाग में जैसे कुछ फट जाता है। उसकी समझदारी का आखिरी धागा भी टूट जाता है। उसका चेहरा पहले सफ़ेद पड़ता है,
फिर गुस्से से लाल बैंगनी और फिर गहरे भूरे रंग का हो जाता है। वो फटी हुई आंखों से मुझे घूरता है। उसके लालच और चालाकी की जगह अब सिर्फ सदमे और गुस्से ने ले ली है, जैसे वो बस मुझ पर झपट कर मुझे फाड़ देना चाहता हो। मेरे शब्द गैलरी में किसी धमाके की तरह गूंजते हैं। इस ड्रामे का रोमांच कयामत के डर से कहीं ज्यादा बड़ा है। मार्क्स के पीछे का दरवाजा आवाज के साथ पूरा खुल जाता है। नोरा का सुंदर चेहरा उलझन और घबराहट से भरा है। उसने यकीनन ये बहस सुन ली थी और बाहर देखने आई थी। वो सीधे मेरे कहे हर शब्द के बीच आ गई। कोई चेतावनी नहीं, कोई बचाव नहीं। समय जैसे रुक गया। मैंने उसके चेहरे का रंग उड़ते देखा जब तक वो कागज जैसा सफेद नहीं हो गया। फिर उसकी नज़र मेरी मुस्कुराती सूरत से हटकर अपने पति मार्कस पर टिक गई। वो एक जवाब और सफाई का इंतजार कर रही है। मार्क्स मेरे सवाल की वजह से वहीं जम गया है, सारे पड़ोसियों की नज़रों के नीचे फंसा हुआ, अपनी उस पत्नी के सामने जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करने का दावा करता है। वो पहले सवाल को स्वीकार नहीं कर सकता। वो सबके सामने उसकी बेइज्जती होगी। वो दूसरे को भी नहीं मान सकता जब तक कि वो अपना परिवार अभी तबाह न करना चाहे, लेकिन वो ना भी नहीं कह सकता। हवा में सबके सामने किसी को नीचा दिखाने का एक नशा सा है। मैं हाथ बांधकर बड़े आराम से उसे देखता हूं। मार्क्स, इनमें से कौन सी बात सही है? कोई एक चुनो ताकि मैं तुम्हें सही जवाब दे सकूं। क्या ये ठीक रहेगा? आखिर में मार्क्स चेहरा सफेद पड़ जाने पर नोरा को पकड़ता है, मेरे सवाल को पूरी तरह नजरअंदाज करता है और वापस अपने कमरे में चला जाता है। और मैं पानी का आखिरी डिब्बा अंदर ले जाता हूं। जीत की एक खामोश भावना के साथ अपने अपार्टमेंट में लौट आता हूं। देर रात को कोई मेरे दरवाजे पर दस्तक देता है, धीमी, हिचकिचाहट भरी, जैसे किसी चीज को बिगाड़ने से डर रही हो, फिर भी उसमें छिप न पाने वाली निराशा का खतरा है। मैं दरवाजे के पास जाता हूं और छेद से देखता हूं। गैलरी की सेंसर वाली लाइट बंद है। सब तरफ अंधेरा है, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी फैल रही है। मैं फिर भी दूसरी तरफ का चेहरा देख पा रहा हूं, सफेद और सूखे आंसुओं से भरा हुआ। ये नोरा है, मार्कस की पत्नी। उसने एक छोटे दुबले बच्चे को अपने सीने से लगा रखा है जो सो रहा है। उसका छोटा सा चेहरा सिकुड़ा हुआ है। साफ दिख रहा है कि उसकी तबीयत खराब है। वह दोपहर के मुकाबले बहुत ज्यादा बुरी हालत में दिख रही है। होंठ फटे हुए, आंखें धसी हुई, जैसे कोई फूल तूफान में कुचल गया हो। मैं दरवाजा नहीं खोलता, मैं कोई आवाज नहीं करता। मैं बस उसे खामोशी से देखता हूं। मैं उसे अंधेरे में हल्का सा कांपते हुए देखता हूं, जो डर और बेबसी में जकड़ी हुई है। आखिरकार, जैसे उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो अपना माथा मेरे ठंडे दरवाजे पर टिका देती है और सिसकने लगती है, प्लीज। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट है, फिर भी वो गैलरी के सन्नाटे में छोटे हथौड़े की चोट की तरह लगती है। तभी मैं बोलता हूं, दरवाजे के पीछे से ठंडी और नपी तुली आवाज में, क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें खाना देने को तैयार हूं? वो उछल पड़ती है। उसका सिर एकदम ऊपर उठता है जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। फिर वो मेरी बेबाकी से थोड़ा सहम जाती है। वो सिसकियों के बीच पागलों की तरह सिर हिलाती है। हाँ, मेरे बच्चे को बुखार है। उसने पूरे दिन से कुछ नहीं खाया। प्लीज। मैं तुरंत जवाब नहीं देता। मैं सोच रहा हूं, मार्क्स कहाँ है? वो आदमी जिसने उसे प्यार करने की कसम खाई थी, जिसने हमेशा उसका ख्याल रखने का वादा किया था, वो अब कहाँ है? सही बात है, वो शायद दोपहर में हुई अपनी बेइज्जती से अब भी सुलग रहा होगा। अपनी सारी बेबस नफरत उस पत्नी और बच्चे पर निकाल रहा होगा, जो पलटकर जवाब नहीं दे सकते। एक ऐसा आदमी जो बाहर अपनी इज्जत खो देता है और घर आकर उसे अपने परिवार पर निकालता है। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे लोग अनगिनत बार देखे हैं। मैं दरवाजा खोलता हूं, लेकिन सिर्फ एक दरार जितनी। जंजीर अब भी मजबूती से लगी हुई है। उस दरार से मैं दूध का एक पैकेट और 2 ब्रेड रोल बाहर बढ़ाता हूं। पहले बच्चे को कुछ खिलाओ। नोरा की आंखें तुरंत चमक उठती हैं और वह कांपते हाथों से आगे बढ़ती है। वे कभी बहुत अच्छी तरह रखे गए हाथ थे। अब तनाव की वजह से उनकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए हैं। जैसे ही उसकी उंगलियों के पोरों ने पैकेट को छुआ, मैंने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि मैं बहुत धीमी और शांत आवाज में बोलता हूं। एक आदमी जिसे सिर्फ अपने घमंड की फिक्र है और अपनी पत्नी और बच्चे की जरा भी नहीं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है? उसका पूरा शरीर जम जाता है। दूध का पैकेट पकड़े हुए हाथ ऐसे पीछे खिंच जाते हैं जैसे उसने किसी आग को छू लिया हो। मैं उसकी आंखों की चमक को तेजी से खत्म होते देखता हूं और उसकी जगह कुछ गहरा ले लेता है। उस इंसान का खोया हुआ दर्दनाक चेहरा, जिसकी सच्चाई सबके सामने बोल दी गई हो। मैंने पैकेट छोड़ दिया। दूध और ब्रेड उसकी गोद में गिर जाते हैं और फिर मैं धड़ाम से दरवाजा बंद कर देता हूं। मैंने उसे और उसकी सारी भावनाओं को दूसरी तरफ बंद कर दिया। मैं दोबारा नहीं देखता, पर मुझे गैलरी में उसके लड़खड़ाते कदमों की आवाज सुनाई देती है। तभी दीवार की दूसरी तरफ से मार्कस की आवाज गूंजती है, तुम उस कचरे जैसे इंसान के पास खाने के लिए गिड़गिड़ाने गई थी। तुम मेरी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी। फिर नोरा के रोने की दबी हुई आवाज और फर्श पर किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आती है। मैं ठंडे दरवाजे के सहारे टिक जाता हूं और मेरे चेहरे पर एक धीमी ठंडी मुस्कान फैल जाती है। अच्छा है, दरार पड़ चुकी है,
लेकिन अभी इतना काफी नहीं है। करीब 10 मिनट बाद बगल वाले घर में बहस शांत हो जाती है। उसकी जगह गैलरी में मार्क्स के चलने की आवाज आती है। उसकी आवाज जानबूझकर तेज है और गुस्से से भरी हुई है। वो एक पड़ोसी का दरवाजा खटखटाता है। वेड, क्या तुम जाग रहे हो? तुम्हें कुछ बताना है। सामने वाला वो लड़का अंदर तक सड़ चुका है। उसने उस घटिया नियम का फायदा उठाकर मेरी पत्नी को सिर्फ थोड़े से खाने के लिए घुटनों पर ला दिया। लीसा, तुम्हें बचकर रहना होगा। हमारा पड़ोसी एक राक्षस है। वो हम सबको लूटने के लिए इस नियम का इस्तेमाल कर रहा है। कयामत में अफवाहें सबसे सस्ता और तेज हथियार होती हैं, जो बिना किसी मेहनत के डर और नफरत फैला देती हैं। जल्द ही मेरे दरवाजे के बाहर फिर से कदमों की आवाज सुनाई देती है। इस बार ये कोई एक इंसान नहीं है, कम से कम 4 या 5 लोगों के पैरों की आवाज है। वे सब मेरे दरवाजे के बाहर ऐसे रुकते हैं जैसे कुत्तों के झुंड को खून की गंध मिल गई हो। छेद से देखने पर मुझे सबसे आगे मार्क्स दिखता है। उसका चेहरा बदले की गंदी खुशी से भरा है। उसके पीछे कई हट्टे कट्टे आदमी खड़े हैं जो इसी बिल्डिंग के रहने वाले हैं। किसी के पास बैट है तो किसी ने बड़ा पाना पकड़ रखा है। तनाव तुरंत अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। बाहर से भारी और तेज सांसों की आवाज आ रही है, जो मुझसे सिर्फ एक पतले सुरक्षा दरवाजे की दूरी पर है। उनका लालच और बुरा इरादा इतना गहरा है कि महसूस किया जा सकता है। एड्रियन, दरवाजा खोलो। मार्क्स की आवाज आती है, जिसमें दबी हुई खुशी और जबरदस्ती का रौब है। उसने दोपहर की घटना से सबक सीख लिया है। 4 छोटे शब्द जो सिर्फ हुक्म हैं। वो बहुत सावधानी से हर उस सवाल से बच रहा है जो नियम को लागू कर दे। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर छेद से उसका वो बिगड़ा हुआ चेहरा देख रहा हूं। उसके पीछे वेड ने एक भारी पाना उठा रखा है और दूसरी तरफ लीसा है, जिसके हाथ खाली हैं, पर उसकी नजरें मेरे घर में रखे डिब्बों पर टिकी हैं। ये पड़ोसी नहीं हैं, ये वो गिद्ध हैं जिन्हें खून की महक लग गई है। मैं हिलता नहीं हूं, मैं बस देखता हूं। एड्रियन, हम सब यहां पड़ोसी हैं। वक्त बदल गया है, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। जब मैं कोई जवाब नहीं देता तो मार्क्स अपनी आवाज नरम कर लेता है। तुमने जरूरत से कहीं ज्यादा सामान खरीदा है, थोड़ा सबके साथ बांट लो। हम सब तुम्हारी इस भलाई को याद रखेंगे। सही कह रहे हो एड्रियन, बस दरवाजा खोलो, हम बस बैठकर बात करना चाहते हैं। वेड बीच में बोलता है और अनजाने में पाना अपनी हथेली पर थपथपाता है। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। हाथों में हथियार लेकर बात करना चाहते हो। पिछली जिंदगी में शायद मैं डरकर उनसे बहस करने की कोशिश करता या कमजोरी में हार मान लेता, लेकिन इस जिंदगी में ये दरवाजा जिंदगी और मौत के बीच की लकीर है, और यही मेरा मंच भी है। मैं अपना गला साफ करता हूं। मेरी आवाज दरवाजे के पार एकदम स्थिर और साफ जाती है, जो बाहर खड़े हर एक कान तक पहुंचती है। मार्क्स, क्या तुम सबको ये बताना चाह रहे हो कि तुमने उन्हें ढाल बनाकर यहां आने के लिए उल्लू बनाया है ताकि तुम मेरा सारा सामान अकेले हड़प सको? यह वाक्य बर्फ के ठंडे पानी की बाल्टी की तरह लगता है। दरवाजे के बाहर की गर्मी एक पल में बुझ जाती है और उसकी जगह सन्नाटा छा जाता है। मार्कस का चेहरा साफ तौर पर जम जाता है। उसका मुंह खुलता है और गला बुरी तरह फड़फड़ाता है। वो इससे मुकर जाना चाहता है। वो ना कहना चाहता है। वो कहना चाहता है कि ये सच नहीं है, लेकिन नियम के मुताबिक ये शब्द साक्षात मौत की कुल्हाड़ी हैं। ये बोलो कि ऐसा नहीं है और उसी वक्त दम तोड़ दो। कहो कि मैंने नहीं किया और पल भर में राख बन जाओ। वो सब कुछ अंदर ही घोंट लेता है। उसका चेहरा गहरे गंदे लाल रंग का होकर सूजने लगता है। उसके माथे की नसें साफ धड़कती दिख रही हैं और उसके पीछे खड़े पड़ोसी, उनके चेहरे के भाव एक पल में बदल जाते हैं। एक बार जब शक का बीज बो दिया जाए और उसे कयामत वाली घबराहट से सींचा जाए तो वो बहुत बड़ा और बेकाबू बन जाता है। वेड का पाना हवा में ही रुक जाता है। उसकी आंखें मार्क्स और मेरे बीच अनिश्चितता से घूम रही हैं। ये झूठ है, मार्क्स आखिरकार जोर लगाकर बोलता है। तनाव की वजह से उसकी आवाज तीखी हो जाती है। वो हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़का रहा है। एक बार हम अंदर पहुंच गए तो सब कुछ बराबर बटेगा। बराबर बटेगा? मैं मजाक उड़ाते हुए धीरे से हंसता हूं। क्या यहां सबको सच में लगता है कि जो आदमी अपनी पत्नी को सौदे की चीज बना सकता है, वो वाकई तुम्हारे साथ कुछ भी बराबर बांटेगा? बाहर का शोर और बढ़ जाता है। लीसा मार्क्स को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखती है जैसे किसी कचरे को देख रही हो। एड्रियन, अपना मुंह बंद करो, मार्कस चिल्लाता है। उसकी बेइज्जती अब गुस्से में बदल रही है। वो मेरे दरवाजे पर घूंसा मारता है। सब लोग अंदर घुसो, इसे तोड़ दो। जो भी होगा उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। मैं जिम्मेदारी लूंगा। कितनी बड़ी बात है। मैं दरवाजे का ताला खोल देता हूं। एक तीखी आवाज पूरे सन्नाटे में बिजली की तरह गूंजती है। बाहर खड़े लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद दरवाजा खोल दूंगा। वे अपने आप आधा कदम पीछे हट जाते हैं। दरवाजा खुला है, पर सिर्फ एक दरार जितना। मजबूत जंजीर अब भी कसी हुई है, जो उनकी दुनिया और मेरी दुनिया को पूरी तरह अलग रखती है। मैं उस दरार के पीछे खड़ा हूं। मेरी एक आंख दिख रही है और मैं ठंडी नजरों से इस भीड़ को देख रहा हूं। आओ फिर,
कौन सबसे पहले कदम बढ़ाना चाहता है? मैं बड़े आराम से अपनी जेब में हाथ डालता हूँ, एक चाकू निकालता हूँ और उसकी ब्लेड बाहर कर देता हूँ। उनकी नज़रों में इस चाकू का कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन इस पाबंदी वाली दुनिया में भाषा ही एकमात्र परमाणु हथियार है। वेड, सही कहा ना? मैं उस ग्रुप के सबसे तगड़े आदमी को देखता हूँ। तुम्हारे पास वो काफी भारी पाना है। अगर तुम इसका इस्तेमाल मेरा दरवाज़ा तोड़ने के लिए करते हो, तो क्या तुम घर में घुसकर लूटपाट करने का जोखिम और अपने परिवार के हर सदस्य की तुरंत मौत स्वीकार करने को तैयार हो? वेड का हाथ बुरी तरह झटकता है। पाना लगभग उसके खुद के पैर पर ही गिर जाता है। ये एक तर्क का जाल है। नियम शायद सिर्फ नकारात्मक शब्दों पर पाबंदी लगाता है, लेकिन ये इरादों को भी परखता है। अगर मैं इसे लूट कहता हूं और वो मना नहीं कर पाता क्योंकि वो ना नहीं कह सकता, तो तर्क के हिसाब से उसने इसे स्वीकार कर लिया है। और एक बार जब मैं उसे उस खतरनाक बात की पुष्टि करने की तरफ ले जाऊंगा, तो उसके अंदर मौत का डर बिना किसी सीमा के बढ़ जाएगा। मैं वेड हकलाता है। उसके चेहरे से पसीना बहने लगता है। वो कहना चाहता है, मैं यहां किसी को लूटने नहीं आया हूं, लेकिन वो ये कह ही नहीं सकता। उस एक सवाल ने बाहर निकलने का हर रास्ता बंद कर दिया है। क्या हुआ? शब्द नहीं मिल रहे। मेरी नज़र वैसी ही ठंडी रहती है और मैं गैलरी में खड़े हर चेहरे को देखता हूं। या शायद लीसा। क्या तुम मार्कस के खाने के लिए अपने बच्चे को छोड़ने के लिए तैयार हो? इस दुनिया में अपने पीछे एक अनाथ बच्चा छोड़ना चाहती हो? लीसा कांप उठती है। उसकी आंखों का लालच पल भर में गायब हो जाता है और उसकी जगह सिहरन पैदा करने वाला डर ले लेता है। वो पीछे की तरफ ऐसे झटकती है जैसे किसी ने उसे जला दिया हो। देखा मार्कस? मैं उस दरार से उसे देखता हूं। उसका चेहरा राख जैसा धूसर हो गया है। तुम्हारे लिए मरने को कोई तैयार नहीं है। मार्कस पूरी तरह टूटने की कगार पर है। उसे लगा था कि भीड़ की ताकत मुझे पीछे हटने पर मजबूर कर देगी, या कम से कम वे दरवाज़ा तोड़ देंगे, लेकिन वो भूल गया। ऐसी दुनिया में जहां कोई ना नहीं कह सकता, हर वो पल जो इनकार की मांग करता है गिरने को तैयार मौत की सज़ा है। वो मेरे इल्ज़ामों को गलत साबित नहीं कर सकता, और वो नियम को तोड़े बिना इन लोगों को शांत भी नहीं कर सकता। सब लोग सुनो। मार्कस एक आखिरी नाकाम कोशिश करता है और पड़ोसियों की तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें जल रही हैं। हमारे बचने का इकलौता रास्ता इसका सामान लेना है। या क्या तुम सब भूख से मरना चाहते हो? भूख से मरना? मैं उस शब्द को पकड़ता हूं और अपना वार फिर से करता हूं। अगर तुम्हें सबकी भूख की इतनी ही फिक्र है, तो तुम सॉसेज के वो 2 डिब्बे और चावल का वो कट्टा बाहर क्यों नहीं लाए जो तुमने अपने घर में छिपा रखा है? इस बार हवा सिर्फ ठंडी नहीं होती, वह पूरी तरह जम जाती है। गैलरी की हर आंख मार्क्स पर किसी रोशनी की तरह टिक जाती है। भूखे जानवरों जैसी शिकारी नजरों ने अभी अभी अपना शिकार ढूंढ लिया है। मार्क्स की आंखों की पुतलियां बुरी तरह सिकुड़ जाती हैं। उसके पास सच में घर में सामान छिपा हुआ है। उसका आखिरी पत्ता। उसने कभी नहीं सोचा था कि मुझे पता होगा, और ये तो बिल्कुल नहीं कि मैं सबके सामने अभी इसका खुलासा कर दूंगा। ये बकवास है। वो अनजाने में मना करने की कोशिश करता है, लेकिन यह बकवास है में कोई सीधा नकारात्मक शब्द नहीं है, इसलिए वो मौत की कगार पर बुरी तरह नाचता है। मैं बकवास कर रहा हूं? मैं पूरी तरह और विनाशकारी तरीके से मुस्कुराता हूं। तो फिर क्या तुम अभी सबको अपने घर ले जाने के लिए तैयार हो, ताकि सब देख सकें? बस एक बार देखना है, और अगर मैं गलत हुआ तो मैं अपने अपार्टमेंट का सारा सामान अपने दोनों हाथों से सौंप दूंगा। क्या तुम तैयार हो? शह और मार्कस, ये आर या पार की बात है। या तो वो सबको अपने अपार्टमेंट में ले जाए, अपना छिपाया हुआ सामान दिखाए और पड़ोसियों के हाथों लुट जाए, या फिर वो मना कर दे। और भले ही वो ना नहीं कह सकता, अगर वो चुप रहता है या बहाने बनाता है, तो वो मान चुका है कि वो सबको धोखा दे रहा था और उन्हें खुद के फायदे के लिए ढाल बना रहा था। मार्क्स के माथे से पसीना बहकर उसकी आंखों में चुभता है, पर वो उसे पहुंचने की हिम्मत तक नहीं करता। वो देखता है कि उसके आसपास की नजरों में शक अब गुस्से और नफरत में बदल गया है, और उसके पैर कांपने लगते हैं। वेड, जाकर एक बार देख लो। मैं सही मौके पर आखिरी वार करता हूं। वेड मुड़ता है और मार्क्स को ठंडी नजरों से घूरता है। मार्क्स, एड्रियन की बात में दम है। जब हम एक दूसरे की मदद की ही बात कर रहे हैं, तो शुरुआत तुम्हारे घर से क्यों न करें? हाँ मार्क्स, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि सब कुछ बराबर बटेगा? लीसा की आवाज तीखी और काटने वाली हो जाती है। लगता है बांटने की शुरुआत तुम्हारे सामान से भी होनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही वाक्यों में हर वो हथियार जो मेरी तरफ था, अब मुड़कर सीधा मार्क्स के सीने में गड़ चुका है। यही कयामत है। यही इंसान का स्वभाव है। खुद के स्वार्थ से मजबूत कुछ नहीं है, और कुछ भी उससे जल्दी नहीं टूटता। मार्कस घबराहट में पीछे की तरफ लड़खड़ाता है। उसकी पीठ मेरे दरवाजे से टकराती है। वो फंस चुका है और बुरी तरह जल रहा है। मेरा घर। मार्क्स टूट जाता है और बहाने ढूंढने लगता है। पत्नी बीमार है, चाबियां खो गई हैं, लेकिन इस दबाव के सामने उसके ये छोटे बहाने बिल्कुल काफी नहीं हैं। वो बुरी तरह डरा हुआ है कि एक गलत शब्द उसे उसी वक्त मार डालेगा, और उससे भी ज्यादा डरा हुआ है कि अगर उसने बात मान ली तो पड़ोसी क्या करेंगे। सच्चाई सामने आ गई। मेरी आंखों के सामने से हट जाओ।
आखिरकार डर और गुस्से की वजह से अपनी हद पार करते हुए वो सीधा वेड पर चिल्लाता है। वेड शांत हो जाता है। फिर उसके चेहरे के भाव कड़े हो जाते हैं। वो अपना पाना फर्श पर दे मारता है। ठीक है मार्कस, तो हम सिर्फ तुम्हारे मोहरे हैं, यही बात है ना? वेड दूसरों को जाने का इशारा करता है। चलो घर चलें। अब से जो भी इस आदमी के मुंह लगेगा वह मूर्ख होगा। भीड़ जितनी तेजी से जुटी थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से बिखर जाती है। वे यहां सिर्फ अपने फायदे के लिए आए थे। अब उन्होंने मार्क्स का असली चेहरा देख लिया है। एक ऐसा आदमी जो बिना कुछ दिए सब कुछ पाना चाहता है और सामान छिपाकर बैठा है जिसे वो बांटना नहीं चाहता। उनके मन में नफरत उस स्थिति से कहीं ज्यादा है अगर उन्हें कुछ न मिला होता। गैलरी जल्दी ही खाली हो जाती है और सिर्फ मार्क्स बचता है जो मेरे दरवाजे के सहारे ऐसे झुक जाता है जैसे उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल ली गई हो। दरार के पीछे से मैं धीरे से बोलता हूं, मार्क्स खेल तो अभी शुरू हुआ है, लगता है तुम्हारे सारे साथी चले गए। मार्कस झटके से मुड़ता है और मेरे दरवाजे की दरार को घूरता है। उसकी आंखों की लाल नसें फटने को तैयार दिख रही हैं। इस वक्त वो बिल्कुल एक पागल कुत्ते जैसा लग रहा है जो काटने को बेताब है पर उसके सारे दांत टूट चुके हैं। क्या तुम अब घर जाने को तैयार हो? मैं दोबारा पूछता हूं। मेरी आवाज एक पुराने दोस्त की तरह नरम और कोमल है। या तुम यहीं रुककर मेरे अगले सवाल का इंतजार करना चाहोगे? कुछ ऐसा जैसे तुम्हारी उस खूबसूरत पत्नी के बारे में और जानकारी। पत्नी शब्द मार्कस को किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रखने जैसा लगता है। दोपहर की बेइज्जती और रात की हार मिलकर उसकी बची कुची समझदारी छीन लेती है, पर वो मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। वो अपना सारा गुस्सा पी जाता है और मेरे दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है। अपनी बेबस नफरत में दहाड़ते हुए वो मुड़ता है और अपने दरवाजे की तरफ भागता है। दरवाज़ा इतनी जोर से बंद होता है कि पूरी बिल्डिंग हिलती हुई महसूस होती है। मैं बड़े आराम से अपना दरवाज़ा बंद करता हूँ। दुनिया शांत हो जाती है, लेकिन मुझे पता है कि ये तूफान से पहले की शांति है। मार्क्स जैसा आदमी जो स्वार्थ से भरा है और अपनी इज्जत का भूखा है, अभी सबके सामने टूट चुका है। उसकी हर योजना नाकाम हो गई है और उसने पूरी बिल्डिंग के सामने खुद की इज्जत खत्म कर ली है। उसका वो जहरीला गुस्सा अब कहीं नहीं जा सकता, न मेरी तरफ न पड़ोसियों की तरफ। तो उस बंद अपार्टमेंट के भीतर उस गुस्से को झेलने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचा है जिसे वो अपनी जागीर समझता है, नोरा। मैं दीवार के पास जाता हूँ और सुनता हूँ। ज्यादा देर नहीं लगती। दूसरी तरफ कुछ टूटने की आवाज आती है। एक आदमी की पागलों जैसी गालियां और एक औरत के टूटने और तड़पने की आवाज। तुम बेकार गद्दार हो। मार्क्स की आवाज दो दीवारों को चीरती हुई साफ सुनाई देती है। क्या तुमने उसे बताया कि हमारे पास खाना है? क्या तुम थी वो? एक जोरदार आवाज, एक थप्पड़ की गूंज और नोरा की दर्द भरी चीख सीधे पार आती है। मैं सोफे पर बैठ जाता हूं और अपनी आंखें मूंद लेता हूं। एक एक करके सेकंड बीतते जाते हैं। बाहर आसमान पूरी तरह काला हो जाता है। बगल वाले घर से आती हिंसा की आवाजें काफी देर तक चलती हैं और फिर रात की गहराई में कहीं थम जाती हैं। मुझे पता है कि वो पल आने वाला है। मार्क्स ने जो दरवाज़ा अपने हाथों से बंद किया था वो बहुत जल्द फिर खुलेगा। मैं अंधेरे में बैठा हूं और खामोशी से अपने दरवाजे को देख रहा हूं। यकीनन करीब आधे घंटे बाद बाहर से बहुत धीमे कदमों की आहट आती है। उसके बाद एक दस्तक होती है जो इतनी धीमी है कि लगभग सुनाई ही न दे। शुरू करते हैं। मैं उठता हूं, दरवाजे तक जाता हूं और छेद से देखता हूं। गैलरी की खिड़की से आती हल्की चांदनी में मुझे आंसुओं और चोट के निशानों से भरा एक चेहरा दिखता है। ये नोरा है जिसने अपने बेटे लिटिल बेन को पकड़ रखा है। उसने बच्चे को अपने सीने से लगा रखा है। वो बस वहां खामोशी से खड़ी रहती है। मैं जानता हूं वो क्या कर रही है। वो दांव लगा रही है कि क्या मैं दरवाज़ा खोलूंगा। जाहिर है मैं खोलूंगा। भलाई के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो मार्कस को पूरी तरह तोड़ने के लिए आखिरी मोहरा है। नोरा को सहारा देना उसे किसी भी और चीज से ज्यादा चोट पहुंचाएगा। मैं तुरंत कुंडी नहीं घुमाता। इसके बजाय मैं दरवाजे की ठंडी सतह के पास झुकता हूं और इतनी धीमी आवाज में बोलता हूं जो सिर्फ हम दोनों को सुनाई दे। नोरा, मेरे दरवाजे पर इस तरह खड़ी हो। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बाहर खड़ी परछाई जोर से कांप उठती है। उसकी लड़खड़ाती आवाज अंधेरे से आती है। मैं बस एक शब्द और वो सुबकने लगती है। मैं सब्र से इंतजार करता हूं। एक शिकारी जो बड़े प्यार से अपने शिकार को आगे ले जा रहा है। क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को कुछ खाना देने को तैयार हूं? मैं उसकी तरफ से ये बात कहता हूं। वो एक पल के लिए शांत होती है, फिर एक धीमी लेकिन साफ आवाज आती है, हाँ, या क्या ऐसा ही है? मैं लहजा बदलता हूं। मेरी आवाज में अब एक गहरी जांच जैसा भाव है। क्या तुम ये पूछ रही हो कि क्या मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को अंदर लेने और रहने के लिए एक सुरक्षित जगह देने को तैयार हूं? ये सवाल पिछले वाले से कहीं ज्यादा भारी है। खाना लेना सिर्फ एक लेन देन है, लेकिन सहारा लेना मतलब पूरी तरह से धोखा और समर्पण।
बाहर का सन्नाटा पूरे आधे मिनट तक खिंचता है। मैं उसके अंदर चल रही जंग की कल्पना कर सकता हूँ। आखिरकार जैसे उसने अपनी बची कुची सारी ताकत लगा दी हो, उसकी आवाज़ वापस आती है, बैठी हुई पर स्थिर। हाँ, बहुत अच्छे। मैं धीरे से ताले पर हाथ रखता हूँ और आराम से दरवाज़ा खोलता हूँ। दरवाज़ा थोड़ा सा खुलता है। नोरा की हालत बहुत खराब है। उसके बाल उलझे हुए हैं और चेहरे पर चिपके हैं। उसके होंठ का कोना कटा हुआ है और खून बह रहा है। उसके बाएं गाल पर 5 उंगलियों का गहरा निशान उभर रहा है, जो अब बैंगनी पड़ रहा है। नोरा, तो तुम असल में ये पूछ रही हो कि क्या तुम मेरी सुरक्षा स्वीकार करने और खाने और अपने बच्चे की पूरी सुरक्षा के बदले घर के रोजाना के काम संभालने को तैयार हो? क्या ये सही है? मैं सुरक्षा और घर के काम शब्दों पर जोर देता हूं। ये दान नहीं है, ये एक समझौता है। वो बस 1 सेकंड के लिए हिचकिचाती है। तभी मार्क्स की आवाज़ दीवार के पार से फिर आती है, धीमी और दबे हुए गुस्से से भरी, जो उसके पैर के पास सांप की तरह रेंग रही है। वो बुरी तरह कांपती है, फिर सीधे मुझे देखती है और एक मजबूत और भारी सिर हिलाती है। हाँ। मैं एक तरफ हट जाता हूं और रास्ता छोड़ देता हूं। फिर स्वागत है। नोरा ऐसे आगे बढ़ती है जैसे किसी कैदी को माफी मिल गई हो। लिटिल बेन को पकड़े हुए वो आधी लड़खड़ाते हुए और आधी भागते हुए दरवाजे के अंदर आती है। मैं दरवाज़ा बंद करता हूं, ताला लगाता हूं और मार्क्स की दुनिया को पूरी तरह बाहर कर देता हूं। मार्क्स एक घायल जानवर की तरह दहाड़ता है और फिर पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आती है। नोरा, ओ गद्दार, अभी बाहर निकल। नोरा एकदम पत्थर जैसी हो जाती है। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है और वो लिटिल बेन को कसकर पकड़ लेती है, हवा में पत्ते की तरह कांपती हुई। मैं पास जाता हूं और धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखता हूं। डरो मत, तुम यहां सुरक्षित हो। मैं इसे साफ तौर पर कहता हूं। अब से तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित हो। वो मेरी तरफ देखती है, उसके चेहरे पर हैरानी साफ है। मैं सोफे की तरफ इशारा करता हूं। पहले आराम से बैठ जाओ, तुम्हारा काम कल से शुरू होगा। बाहर मार्कस की दहाड़ और दरवाजे पर प्रहार एक गुस्से भरी बेबस आवाज की तरह जारी रहते हैं, जबकि मेरे अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ शांति है। मार्क्स की बगल वाले घर से आती गालियों के साथ एक नया दिन शुरू होता है। गालियां रुक रुक कर आती हैं, कोई नयापन नहीं, बस वही पुरानी गंदगी बार बार। मैं सब अनसुना कर देता हूं। मैं फ्रिज से दूध और टोस्ट निकालता हूं और तसल्ली से नाश्ता तैयार करता हूं। नोरा और लिटिल बेन सोफे पर बैठे हैं, एक बड़ा और एक बड़ी और एक छोटी। दोनों साफ तौर पे डरे हुए और परेशान हैं। मैं उनके सामने एक प्लेट रखता हूं। खाना खा लो, एक बार तुम खत्म कर लो, फिर तुम्हारा काम शुरू होगा। नोरा उसे हैरानी और यकीन न कर पाने वाली नज़रों से लेती है। वो धीरे धीरे लिटिल बेन को एक एक निवाला खिलाती है, खुद मुश्किल से कुछ खाती है। मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं अपना हिस्सा खत्म करके मुंह पोंछता हूं। स्टोर रूम से मैं एक वॉकी टॉकी और एक हाथ से लिखी पर्ची निकालता हूं और उसे थमा देता हूं। इन्हें लो। कमरा नंबर 301 का दरवाज़ा खटखटाओ। पर्ची पर लिखा है, आंटी में, क्या आप अपने अपार्टमेंट में मौजूद सारी सिगरेट और शराब के बदले 3 लीटर साफ पानी और 2 पैकेट इंस्टेंट नूडल्स लेने को तैयार हैं? वो मेरी तरफ देखती है, आंखें डर से भरी हैं। मार्कस बाहर है, वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएगा। मैं उसे देखता हूं, मेरी आवाज़ एकदम सपाट है। तुम अब मेरी सुरक्षा में हो। अगर वो तुम पर हाथ उठाता है तो वो मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम मुझे मरने देने के लिए तैयार हो? मेरी बातें उसे खड़े होने की ताकत देती हैं। वो एक गहरा सांस लेती है जैसे कोई फैसला कर रही हो, फिर लिटिल बेन को उठाती है, वॉकी टॉकी और पर्ची लेती है और दरवाजे की तरफ बढ़ती है। दरवाजे के पास लगे कैमरे से मुझे गैलरी का सब कुछ साफ दिख रहा है। नोरा 301 का दरवाज़ा खटखटाती है। लगभग उसी वक्त मार्क्स अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता है। उसने कई दिनों से दाढ़ी नहीं बनाई है, आंखें धसी हुई हैं और उससे कुछ बासी और खट्टी बदबू आ रही है। तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? वो चिल्लाते हुए नोरा के बाल पकड़ने के लिए झपटता है। वो डर के मारे अपनी आंखें मूंद लेती है, पर उसका हाथ हवा में ही जम जाता है। मेरी आवाज़ वॉकी टॉकी से निकलती है, पूरी गैलरी में ठंडी और साफ सुनाई देती है। मार्क्स, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे छूना चाहते हो? मार्क्स पूरी तरह थम जाता है। वो धीरे से अपना सिर घुमाता है और मेरे दरवाजे पर लगे कैमरे को घूरता है। उसकी आंखें ऐसे जल रही हैं जैसे वो मुझे जिंदा चबा जाना चाहता हो, पर वो कर कुछ नहीं पाता। 301 का दरवाज़ा खुलता है। आंटी में बाहर झांकती हैं। नोरा अब भी कांपते हुए पर्ची आगे बढ़ाती है। आंटी में उसे पढ़ती हैं, बस एक पल की हिचकिचाहट, और फिर वो अंदर जाकर ढेर सारी सिगरेट और बोतलें लेकर आती हैं। सौदा हो गया। नोरा सामान को कसकर पकड़ती है, सिर झुकाती है और मार्कस की तरफ एक बार भी देखे बिना तेजी से मेरे अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। मार्क्स के ठीक सामने मैं नोरा से वो सारा सामान गिनती करवाता हूँ जो अभी मिला है, फिर इनाम के तौर पर लिटिल बेन को एक सॉसेज देता हूँ। यह नज़ारा आखिरी चोट साबित होता है। मार्क्स एक दर्दनाक चीख निकालता है। वो पूरी तरह आपा खो चुका है और एक पागल सांड की तरह मेरे दरवाजे पर हमला करता है। मैं उसे धड़ाम से बंद कर देता हूँ।
एक भयानक टक्कर होती है और उस मजबूत सुरक्षा वाले स्टील के दरवाजे पर भी हल्का सा निशान पड़ जाता है, जिसे मैंने भारी खर्च करके लगवाया था। नोरा और लिटिल बैन कोने में दुबक जाते हैं, दोनों के चेहरे कागज जैसे सफ़ेद पड़ गए हैं। मैं मुस्कुराता हूं तो बात यहां तक पहुंच गई। सबसे घटिया और सबसे बेवकूफ़ी भरा कदम। मैं दरवाजे की तरफ जाता हूं, छेद से देखने के लिए नहीं, बल्कि उसके पास लगे एक छोटे से बटन को दबाने के लिए। बाहर मार्कस प्रहार करने के लिए अपना घूंसा उठाता है और अचानक जम जाता है। कोई अनदेखी ताकत उसे जोरदार झटका देती है। उसका शरीर पीछे की तरफ मुड़ जाता है, हर मांसपेशी बुरी तरह कांपने लगती है, हर बाल खड़ा हो जाता है और उसके मुंह से फुफकारने जैसी आवाज़ निकलती है। ये बिजली का जाल है जिसे मैंने दरवाजे के पैनल में लगाया था। कुछ सेकंड बाद मैं उसे बंद कर देता हूं। मार्कस कीचड़ की तरह दरवाजे से फिसलकर फर्श पर गिर जाता है। उसके शरीर से मांस जलने की तीखी गंध आ रही है। मैं दरवाज़ा बस थोड़ा सा खोलता हूं, इतना कि मैं उसे देख सकूं और वो मुझे। वो वहां किनारे पर पड़ी किसी मरी हुई मछली की तरह पड़ा है, भारी और टूटी हुई सांसें ले रहा है। उसकी आंखों में अब खोखली निराशा के सिवा कुछ नहीं बचा। नोरा मेरे पीछे खड़ी है, उस आदमी को देख रही है जो कभी उसका पति था। उसके होंठ कांप रहे हैं, उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ना नामुमकिन है। यही सही मौका है। मैं फर्श पर पड़े मार्क्स को देखता हूं और बड़ी ठंडी और नपीतुली आवाज में बोलता हूं, मार्क्स, क्या तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि अगर मैंने पहले से अपना दरवाज़ा मजबूत न किया होता, अगर मैंने ये बिजली का जाल न लगाया होता, तो तुम अभी अंदर घुस चुके होते। वो कांप उठता है। अब उसके पास मना करने की ताकत नहीं बची। मैं दबाव बनाए रखता हूं, आवाज़ धीमी है, पर मेरा हर शब्द उसके कलेजे को चीर रहा है। क्या तुम ये मानने को तैयार नहीं हो कि अंदर घुसने के बाद तुम मेरा सारा सामान छीन लेते और अपना सारा गुस्सा नोरा और मुझ पर निकालते, जिससे ऐसा नुकसान होता जिसकी भरपाई कभी न हो पाती। मार्कस के गले से एक फंसे हुए जानवर जैसी कराह निकलती है। वो मेरे पीछे नोरा को देखता है और पहली बार उसकी आंखों में गिड़गिड़ाहट जैसा कुछ दिखता है। नोरा अनजाने में एक कदम पीछे हट जाती है और उसकी नज़रों से अपना मुंह फेर लेती है। वो एक कदम उसे पूरी तरह तोड़ देता है। मैं उसकी आंखों की आखिरी चमक बुझते हुए देखता हूं और अपना अंतिम फैसला सुनाता हूं, और एक तरह से ये सबसे रहमदिल फैसला भी है। मार्क्स, क्या तुम अपने बेटे को दिन में एक बार देखने के हक के बदले अपने अपार्टमेंट का बचा हुआ सारा सामान मुझे देने को तैयार हो? मार्कस की आंखों की पुतलियां पूरी तरह सुन पड़ जाती हैं, जैसे कोई ऐसा जीव जिसकी हर हड्डी निकाल ली गई हो। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद वो अपने गले से एक टूटा हुआ शब्द निकालता है, जैसे जंग लगा लोहा एक दूसरे से रगड़ खा रहा हो। हाँ, सिर्फ एक शब्द। ये उसकी बची कुची इज्जत और ताकत पूरी तरह निचोड़ लेता है। मेरे पीछे नोरा हल्का सा लड़खड़ाती है और खुद को संभालने के लिए दीवार का सहारा लेती है। मैं बिना किसी भाव के दरवाज़ा बंद कर देता हूं और उस तरफ के मलबे को बाहर ही छोड़ देता हूं। नोरा, क्या तुम सामान की लिस्ट बनाने में मेरी मदद करने को तैयार हो? मैं मुड़कर उससे पूछता हूं, हमेशा की तरह शांत होकर। वो चौंक कर आंखें खोलती है। डर और उलझन उसके अंदर उमड़ रही है, पर अंत में सब कुछ एक बेजान और थकी हुई स्वीकारोक्ति में बदल जाता है। वो सिर हिलाती है। मैं दरवाज़ा खोलता हूं। मार्क्स अब भी वहीं पड़ा है जहां वो एक मरे हुए कुत्ते की तरह गिरा था। मैं उसे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखता। मैं सीधा गैलरी के पार जाता हूं, उस चाबी का इस्तेमाल करता हूं जो उसने अभी सौंपी है और उसका दरवाज़ा खोलता हूं। बासी, खट्टी और पसीने से भरी हवा का एक झोंका मेरा स्वागत करता है। दीवान खाना कबाड़ बन चुका है। खाली नूडल्स के कप और फटे हुए नमकीन के पैकेट हर जगह बिखरे हैं। सोफा दीवार के सहारे टेढ़ा पड़ा है, जिस पर ऐसे दाग हैं जिनका नाम न लेना ही बेहतर है। ये अब वो प्यारा और साफ सुथरा घर नहीं रहा जो मुझे याद था, जहां कभी हंसी गूंजती थी। नोरा मेरे पीछे अंदर आती है। वो इस तबाही को एक बार देखती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। मैं जानता हूं उसे क्या याद आ रहा है, पर मुझे दिलासा देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये नाटक बंद करो। तुम्हारे इन सस्ते आंसुओं से कोई पिघलने वाला नहीं है, कचरे का डिब्बा भी नहीं। नोरा एकदम जम जाती है और अपने हर एक आंसू को अंदर ही रोक लेती है। नोरा और मैं खामोशी से सामान ढोना शुरू करते हैं। मार्क्स के पास मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा सामान था, जो मैं पहले ही नोरा को दे चुका था। उसके अलावा वहां बिस्कुट के कई डिब्बे, डिब्बाबंद खाना और बिखरे हुए स्नैक्स हैं। असली खजाना है साफ पानी के 2 बड़े ड्रम। जैसे ही मैं इमरजेंसी राशन का आखिरी डिब्बा उठाता हूं, डिब्बे और दीवार के बीच से एक काली जिल्द वाली डायरी फिसलती है और जमीन पर जोर से गिरती है। मैं रुक जाता हूं। नोरा भी उसे देख लेती है। वो अनजाने में उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। इसे मत छूना। मेरी आवाज़ एक हुक्म की तरह निकलती है। मेरे दिमाग में खतरे की घंटियां बज रही हैं। मार्क्स का डायरी रखना, उस जैसे आदमी का। इसके अंदर आखिर क्या हो सकता है? मैं नीचे झुकता हूं, पर अभी उसे हाथ नहीं लगाता। मेरी आंखें एक सर्च लाइट की तरह उसके हर कोने को परखती हैं। सादा काला कवर, कोई निशान नहीं, कोई सजावट नहीं। ये किसी की निजी डायरी जैसी नहीं लग रही, बल्कि किसी रिकॉर्ड बुक जैसी दिख रही है। किताब। मैं हाथ बढ़ाता हूं, उंगलियां ठंडी और चिकनी जिल्द को छूती हैं।
धीरे से मैं पहला पन्ना पलटता हूँ। एक अजीब और बेतरतीब लिखावट मेरी आंखों के सामने आती है। महीना एक्स, दिन एक्स, धिक्कार है, मैं वापस आ गया। वही शापित जगह, वही रात जो अंत से पहले आती है। क्यों? मैं ही क्यों? मेरा दिल बैठ जाता है जैसे किसी अदृश्य मुट्ठी ने उसे जोर से जकड़ लिया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी पर ठंडा पसीना बहने लगता है। मुझे लगा था कि इस दुनिया में वापस लौटने वाला मैं इकलौता इंसान हूं, जिसके पास आखिरी कहानी है, एक भगवान। लेकिन ये नोटबुक मुझे चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह लगती है। मैं अकेला नहीं हूं, मार्क्स भी वापस लौटा है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगता है। दर्जनों बातें जिन्हें मैंने अनदेखा कर दिया था, अचानक एक साफ तस्वीर की तरह जुड़ जाती हैं। वो पहले ही दिन इतने सही तरीके से सीधे मेरे पास क्यों आया? वो मेरा सामान देखकर जरा भी हैरान क्यों नहीं हुआ? बस उसे पाने का लालच दिखाया। उसने मेरे तर्क पर इतनी तेजी से पलटवार क्यों किया कि तुरंत पड़ोसियों को मेरे खिलाफ कर दिया? मैंने खुद को शांत रखा और पढ़ना जारी रखा। बातें अस्त व्यस्त हैं, गालियां और गुस्सा भरा है, लेकिन अंदर ऐसी जानकारी छिपी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। पिछली जिंदगी में मैं 7वें दिन मर गया था। उस आदमी ने सिर्फ एक सवाल पूछकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। मैं भूख से मर गया। नहीं, ये सही नहीं है। मैं भूख से नहीं मरा, उन्होंने मुझे मारा था। उस आदमी को पाबंदी के बारे में कुछ नहीं पता था। पाबंदी इस कयामत के खेल का सबसे जानलेवा हिस्सा नहीं है। असली दहशत इसके बाद आती है। कुछ जीव हैं जिन्हें शांत करने वाले कहते हैं, जो नहीं शब्द सुनकर तुरंत जान ले लेते हैं। उनके सामने नहीं बोलो और वे वहीं तुम्हारे टुकड़े कर देंगे। हा, उस कमबख्त को लगा कि वो जीत गया। उसे अंदाजा भी नहीं था, वो सारा सामान जो उसने चुराया, वो उसे उन जीवों का पहला शिकार बना देगा। इस बार मैं पहले चाल चलूंगा। मैं उसे उस बेबसी का हर कतरा महसूस कराऊंगा जो मैंने पिछली जिंदगी में झेला था। मेरी उंगलियां नोटबुक के किनारे को इतनी जोर से दबाती हैं कि हाथ के जोड़ सफ़ेद पड़ जाते हैं। तो मार्क्स अपनी पिछली जिंदगी में मेरी वजह से भूख से नहीं मरा था। जब मैंने उससे सब कुछ छीन लिया, तब उसका सामना उन जीवों से हुआ। वो मौत वाले सवाल का जवाब नहीं दे पाया। वो नहीं कह सका और उन्होंने उसे मार डाला। और जब वो वापस आया तो मैं उसका पहला निशाना था। उसे सिर्फ मेरा सामान नहीं चाहिए था, वो चाहता था कि मैं ठीक वैसे ही मरूं जैसे वो मरा था। कितनी घटिया योजना थी। अगर मैं और सतर्क ना होता तो इस वक्त मैं ही फर्श पर मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा होता। मैं नोटबुक बंद करता हूं और एक लंबी गहरी सांस लेता हूं। मेरे सीने की धड़कन अब थमने लगी है। डर के बाद अब कुछ और महसूस हो रहा है, राहत और हल्की सी उत्तेजना। मार्क्स, इस तोहफे के लिए शुक्रिया। यह जानकारी उन डिब्बों से 10,000 गुना ज्यादा कीमती है। खेल में एक और वापस लौटने वाला खिलाड़ी, सामना करने के लिए एक और तरह का राक्षस। तो क्या हुआ? दुनिया खत्म होने का ये खेल अब और भी दिलचस्प हो गया है। तभी बाहर कहीं से एक चीख रात का सन्नाटा चीर देती है। वो इंसान की आवाज नहीं है, हर तरह से गलत है। नोरा और छोटा पीट चिल्लाते हैं और एक दूसरे से चिपक जाते हैं। मैं खिड़की की तरफ जाता हूं और पर्दे का कोना उठाता हूं। असली तबाही अब शुरू होती है। वो चीख ऐसी है जैसे किसी पुरानी आरी को शांत रात में आगे पीछे रगड़ा जा रहा हो। मोटी दीवारों के बावजूद वो आवाज शरीर का हर बाल खड़ा कर देती है। नोरा और छोटा पीट डर से सफेद पड़ गए हैं। वे सोफे के कोने में एक दूसरे से सटे हुए पत्थर बन गए हैं। मैं धीरे से पर्दा हटाता हूं। नीचे सड़क की लाइटें बुझ चुकी हैं। पता नहीं कब अंधेरे में एक अजीब सा साया हमारी इमारत की तरफ बहुत गलत तरीके से बढ़ रहा है। वो इंसान जैसा दिखता है। 4 हाथ पैर हैं और खड़ा है, लेकिन जोड़ पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। उसका हर कदम शरीर में एक अजीब ऐंठन और हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ बढ़ रहा है। मार्क्स ने इसी का जिक्र किया था। उसकी डायरी। शांत करने वाला जीव। वो अपना सिर ऊपर उठाता है जहां चेहरा होना चाहिए। वहां सिर्फ एक काला घूमता हुआ शून्य है जो धीरे धीरे गोल घूम रहा है। मैं अपने दोनों हाथों से अपना मुंह बंद कर लेता हूं। एक भी आवाज नहीं निकलती। फिर वो रुक जाता है। वो शून्य सीधे उस तरफ मुड़ता है जहां मैं खड़ा हूं। एक ठंडी, बिना किसी भावना वाली सोच सीधे मेरे दिमाग में आती है, क्या तुम अपनी गर्माहट मेरे साथ बांटोगे? मेरा दिल रुक जाता है। तो ये है वो मौत वाला सवाल। मार्क्स की डायरी में उसकी पिछली जिंदगी के बारे में साफ लिखा था। शांत करने वाले जीव का यही सवाल था जिसने उसे मार डाला था। नहीं कह सकते। ऐसा करने पर वो तुरंत टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन हां कहने से भी बचने का भरोसा नहीं मिलता। इस सवाल में बहुत सारे जाल हैं। गर्माहट का मतलब क्या है? मेरे शरीर की गर्मी या मेरे कमरे का तापमान? अगर मैं हां कहता हूं तो क्या वो सीधे दीवार से अंदर आ जाएगा और मेरी जान सोख लेगा? मार्क्स ने लिखा था कि हां कहने के बाद वो जीव की मांगें पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि हां कहना सिर्फ और शर्तों के दरवाजे खोल देता है। ये हर तरह से मौत का जाल है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा है। शांत रहो। नियम सख्त हैं, लेकिन लोग नहीं। हर सवाल में
कोई न कोई रास्ता होता है। मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं सवाल को बदल सकता हूँ, उसे एक नया रूप दे सकता हूँ। मैं अपनी नज़र नीचे उस खौफनाक जीव पर टिकाता हूँ और एक विचार उसकी तरफ भेजता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं तुम्हें गर्म पानी का ये कप देने को तैयार हूँ, बदले में कि तुम अभी मेरी नज़रों से ओझल हो जाओ? इस पल में उबलता हुआ पानी ही मेरा इकलौता सहारा है, जो गर्माहट जैसी अनिश्चित बात को एक ठोस चीज़ में बदल रहा है। साथ ही मैंने अपनी शर्त भी रख दी कि तुम गायब हो जाओ। अब वो जीव वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे पर बना शून्य घूमना बंद कर देता है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी ऐसी उलझन में फंस गया है जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया। हर सेकंड एक सदी जैसा लग रहा है। मेरी पीठ ठंडे पसीने से भीग गई है। फिर आखिरकार वही बेजान आवाज़ मेरे दिमाग में फिर से आती है। हाँ, जैसे ही ये आवाज़ आती है, उस जीव का शरीर झिलमिलाने लगता है और कुछ ही सेकंड में वो गायब हो जाता है। मैं शर्त जीत गया। मेरा पूरा शरीर ढीला पड़ जाता है। मैं ठंडी दीवार के सहारे गिर जाता हूँ और जोर जोर से सांस लेने लगता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मुझे राहत महसूस हो, एक जोरदार धमाका फर्श को हिला देता है। मार्कस का दरवाज़ा लात मारकर खोला गया है। मार्कस बाहर आता है, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरे पर एक पागल जैसी मुस्कान। वो मुझे जिंदा खड़ा देखता है। वो मेरे पीछे नोरा और बच्चे को देखता है। उसका चेहरा और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। क्यों? तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? वो किसी कोने में फंसे जानवर की तरह चिल्लाता है। ठीक उसी पल जो जीव अभी गायब हुआ था, वो बिना किसी चेतावनी के गलियारे में वापस आ जाता है, सीधा मार्कस के रास्ते में। वो शून्य मार्कस की तरफ मुड़ता है। वो ठंडी दिमागी आवाज़ फिर से आती है, क्या तुम अपनी मायूसी मेरे साथ बांटोगे? सब लोग थम जाते हैं। मार्कस थम जाता है और फिर वो एक ऐसी हंसी हंसता है जिससे पूरा गलियारा हिल जाता है। हाँ, मायूसी? धिक्कार है। मायूसी ही तो है जो अब मेरे पास बची है। तुम्हें ये चाहिए? इसका एक एक कतरा ले लो। हंसते हुए वो अपनी बाहें फैलाता है और सीधा उस जीव की तरफ बढ़ता है। कोई पलटकर सवाल नहीं, कोई विरोध नहीं, एक पल की झिझक भी नहीं। उसने अपना परिवार खो दिया था, अपना सारा जमा किया हुआ सामान खो दिया था, उसका बदला अधूरा रह गया था और वो उसी डरावने साये से हार गया था जिससे उसे लगा था कि वो बच गया है। उसका दिमाग पहले ही जवाब दे चुका था। मार्कस के लिए शायद मौत ही बाहर निकलने का इकलौता रास्ता थी। वह जीव उसके जवाब से बहुत संतुष्ट लगता है। अगले ही पल वो इतनी तेजी से हिलता है कि मेरी आंखें देख भी नहीं पाती। मुझे बस एक काला साया ऊपर की तरफ झपटते हुए दिखता है। हवा की एक तेज सीटी जैसी आवाज आती है और फिर उसके शरीर से काले रेशे निकलते हैं जो मार्कस को तलवारों की तरह चीर देते हैं। मार्कस जमीन पर गिर जाता है। नोरा चीखती है और वहीं ढेर हो जाती है। मैं नन्हे पीठ की आंखों पर जोर से अपने हाथ रख देता हूं। गायब होते समय वो जीव मार्कस की लाश भी अपने साथ ले जाता है। गलियारे में अब सिर्फ खून की भारी और दम घोंटने वाली गंध बची है। मेरे मन में कोई तसल्ली नहीं है, न ही बदला लेने का कोई जोश। असलियत तो ये है कि अपने दुश्मन को मरते हुए देखना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये पता चलना है कि जब वो मरता है तो आपको बिल्कुल कुछ महसूस नहीं होता। मार्कस मर चुका है, लेकिन इस पागल दुनिया की शुरुआत अभी हुई है। जब जिंदा रहना ही चुनौती बन जाए तो आपसी दुश्मनी धूल के बराबर हो जाती है। तभी नीचे से एक और चीख सुनाई देती है। ये एक इंसान की आवाज़ है, जिसके बाद एक कमज़ोर बूढ़ी आवाज़ आती है, कोई मदद करो, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो आवाज़ बूढ़े वॉल्ट की है। मेरी पिछली जिंदगी में जब मैं भूख से लगभग मर रहा था, तब नीचे रहने वाले वॉल्ट ने ही चुपके से दरवाजे के नीचे से मुझे आधा ब्रेड दिया था। मैं खिड़की की तरफ झपटता हूँ। एक और जीव ने नीचे फूलों की क्यारी के पास बूढ़े वॉल्ट को घेर लिया है। हवा में एक ठंडी दिमागी आवाज़ गूंजने लगती है और इस पल में मेरा खून पहले से कहीं ज्यादा खौल उठता है। उसी वक्त मैं अपना फैसला कर लेता हूँ। नोरा, मोर्चा संभाले रखना। चाहे कुछ भी सुनाई दे, ये दरवाज़ा मत खोलना। मैं मेज़ पर रखी शराब की बोतल और लाइटर उठाता हूँ, दरवाज़ा खोलता हूँ और सीढ़ियों की तरफ दौड़ता हूँ। जैसे ही वो जीव बूढ़े वॉल्ट की तरफ हाथ बढ़ाता है, मैं ऊपर से चिल्लाता हूँ, ओए, बिना चेहरे वाली चीज़, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम उस बूढ़े आदमी को छोड़कर ऊपर से आने वाले इस जवान और फुर्तीले इंसान को अपनाना चाहोगे जो सीधे तुम्हारी तरफ आ रहा है? नीचे की हवा जैसे जम जाती है। वो जीव हमले के बीच में ही रुक जाता है। वो बिना चेहरे वाला खालीपन धीरे धीरे ऊपर की तरफ मुड़ता है और अंधेरी सीढ़ियों से मुझे देखने लगता है। मेरा पैंतरा फिर से काम कर गया। एक मरते हुए बूढ़े आदमी के मुकाबले मुझ जैसा दोबारा जन्म लिया हुआ इंसान उसके लिए एक बड़ी दावत की तरह है। एक लालच भरी आवाज़ मेरे दिमाग में आती है। हाँ, वो बूढ़े वॉल्ट को छोड़ देता है और डरावनी रफ्तार से मेरी तरफ बढ़ता है। भागो, मेरी चिंता मत करो। नीचे से वॉल्ट की टूटी हुई आवाज़ आती है। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। नियमों से चलने वाली इस दुनिया में भागना सबसे बेकार काम है। बचने का इकलौता तरीका हमला करना है।
मैं दूसरी और तीसरी मंजिल के बीच की जगह पर खड़ा हो जाता हूँ। संकरी और तंग जगह हमला करने के लिए एकदम सही। जैसे ही वो मुड़कर मेरी नज़रों के सामने आता है, मैं जरा भी नहीं हिचकता। मैं शराब की खुली बोतल सीधा उसके चेहरे के उस खालीपन पर दे मारता हूँ। फिर मैं लाइटर जलाता हूँ। क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या तुम अपने इस ठंडे शरीर को गर्म करने के लिए आग का ये तोहफा स्वीकार करना चाहोगे? वो जीव अभी गर्म और तोहफा जैसे शब्दों को समझ ही रहा है। उसकी फितरत उसे ऐसी चीज से मना नहीं करने देगी जो सुनने में अच्छी लगे। पल भर में संकरी सीढ़ियों पर नीली लपटें उठने लगती हैं। शराब उसके शरीर पर चिपक जाती है और उसे जलाने लगती है। वह जीव कान फाड़ देने वाली चीख मारता है। उसे आग खत्म नहीं कर रही, बल्कि उसके नियमों की उलझन उसे खत्म कर रही है। वो इस भयानक दर्द और गर्माहट की बात को एक साथ नहीं समझ पा रहा। उसके दिमाग का सिस्टम बिगड़ने लगता है। वो दीवारों से टकराता है। उसके काले रेशे पागलपन में इधर उधर फड़फड़ाते हैं और सीढ़ियों की रेलिंग के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो क्या तुम अभी अपनी सांसें रोकना चाहोगे ताकि ये दर्द पूरी तरह खत्म हो जाए? ये मौत का एक सही जाल है। दर्द खत्म करने के लिए उसे अपनी सांसें रोकने की बात माननी ही होगी। वह जीव उन लपटों के बीच बुरी तरह तड़पता है। उसके दिमाग में हाँ शब्द पूरा आने से पहले ही उसका शरीर एक फटी हुई गेंद की तरह पिचक जाता है। वह जीव काली स्याही की तरह पिघलकर आग में समा गया। मैं दीवार से सटकर लंबी सांसें लेने लगा। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। एक और मुसीबत टली। बूढ़ा वॉल्ट कांपते हुए सीढ़ियों से ऊपर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और वो शुक्रगुजार होकर झुकने ही वाला था। मैंने उसे गिरने से पहले थाम लिया, लेकिन मेरी नजरें गलियारे में खुलते दरवाजों पर थीं। हंगामे ने पूरी बिल्डिंग को जगा दिया था। सबने मुझे उस जीव को मारते और बूढ़े की जान बचाते देखा था। अब उनकी आंखों में सिर्फ डर नहीं बल्कि एक लालच था, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मेरे पास ताकत भी है और सामान भी। मैंने अपनी आवाज को सख्त और ठंडा करते हुए कहा, वॉल्ट, एक समय तुमने मुझे चुपके से खाने को दिया था। आज मैंने तुम्हारी जान बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब हिसाब बराबर है। मैंने अपने पीछे से चाकू निकाला, जिसकी धार आग की रोशनी में चमक रही थी। मैं गलियारे के बीच में जाकर खड़ा हो गया और झांकते हुए हर चेहरे को गौर से देखा। क्या देख लिया सबने? चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो। तुम्हें मेरा सामान चाहिए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी रक्षा करूं। मैं जोर से हंसा। ठीक है। मेरे ये कहते ही कई दरवाजे और खुल गए, लेकिन मेरा अंदाज तुरंत बदल गया। तुमने देखा मार्क्स और उन राक्षसों का क्या हुआ? जिसे भी अगले 10 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना है, अपना सारा सामान लेकर मेरे दरवाजे पर आ जाए। मैंने अपने हाथ में चाकू घुमाया। तुम्हारी मर्जी है, चाहो तो मत आओ, लेकिन फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आकर एक सवाल पूछूंगा। अब मैं वो पुराना इंसान नहीं था जिसे मार्क्स दबा सकता था। मैं इस बिल्डिंग का फैसला करने वाला बन चुका था। 10 मिनट बाद गलियारा लोगों से भर गया। कोई भी ये जोखिम नहीं लेना चाहता था कि मेरा वो सवाल क्या होगा। 5वीं मंजिल का वो गुस्सैल आदमी भी, जिसके शरीर पर टैटू थे, चुपचाप नूडल्स का डिब्बा पकड़े भीड़ में खड़ा था। डर काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है। नोरा ने दरवाजा खोला और ये नज़ारा देखकर दंग रह गई। मैंने पीछे मुड़े बिना उसे आदेश दिया, नोरा, एक डायरी ले आओ। आज से सारा सामान तुम संभालोगी। सब कुछ एक जगह जमा होगा और काम के हिसाब से ही खाना मिलेगा। वॉल्ट, लोग तुम्हें पसंद करते हैं। तुम्हारा काम इन पर नजर रखना है। कोई भी सामान छुपाए या पीठ पीछे चाल चले तो मुझे तुरंत बताना। वॉल्ट को जैसे जीने का नया मकसद मिल गया हो। उसने भरोसा दिलाया कि वो किसी को गड़बड़ नहीं करने देगा। भीड़ में कोई कुछ बोलने ही वाला था कि मेरी एक नज़र पड़ते ही उसने सिर झुका लिया। मैंने साफ कर दिया कि मैं किसी का फालतू बोझ नहीं उठाऊंगा और न ही कोई खतरा बर्दाश्त करूंगा। मैंने सबके सामने अपना पहला नियम रखा, इस जगह पर मेरे सवाल ही कानून है। तुम्हें बस एक शब्द कहना होगा, हाँ। अब बताओ, क्या तुम जिंदा रहने के लिए अपनी वफादारी और अपनी जिंदगी मेरे हवाले करने को तैयार हो? उस तंग गलियारे में एक साथ कई आवाजें गूंजी, हाँ। उस पल से एक आम इंसान की पहचान खत्म हो गई और मैं इस बिल्डिंग का सर्वेसर्वा बन गया। अगले एक हफ्ते में हमने मिलकर सीढ़ियों को मजबूत किया, निचली मंजिल की खिड़कियों को सील किया और इस पुरानी इमारत को एक लोहे के किले में बदल दिया। मैंने उन्हें सिखाया कि कैसे उन जीवों के सवालों का चतुराई से जवाब देकर अपनी जान बचानी है। मैं उन्हें सिखाता हूं कि जरूरी चीजें हासिल करने के लिए घुमावदार सवाल कैसे पूछे जाते हैं। हमारा समूह बढ़ता जा रहा है। लोग एक दूसरे का साथ देने लगे हैं। जब इस जगह का कामकाज अपनी लय में आ गया तो मैं बिना किसी पद के यहाँ का सर्वेसर्वा बन गया। नोरा मुख्य व्यवस्थापक है, जो सामान के हिसाब और बंटवारे का काम देखती है। बूढ़ा वॉल्ट मेरी आंख और कान है, जो दिन भर गलियारों में घूमकर हर शिकायत और हर शक वाली हरकत की खबर मुझ तक पहुंचाता है। लेकिन जितने ज्यादा लोग जुड़ते हैं, मामला उतना ही उलझता जाता है। हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जिसे लगता है कि उसने नियमों को समझ लिया है और वह मुझे नीचा दिखाकर ये साबित करना चाहता है। आज ऐसा ही एक आदमी चुनौती देने आगे आता है।
चश्मा पहने हुए वो शख्स बहुत धीमे बोलता है। उसका नाम लियोन है। जब वो हमसे जुड़ा था तो बहुत आज्ञाकारी बनता था। उसे रेडियो के बारे में जानकारी थी। उसने हमारा ट्रांसमीटर फिर से चालू कर दिया। वो काम आया था। अब वो सामान वाले हिस्से पर खड़ा है और नोरा को देखकर मुस्कुरा रहा है। मेरे पास एक जानकारी है, क्या उसके बदले मुझे यहाँ से कुछ चीज़ें मिल सकती हैं? नोरा मेरे बनाए नियमों का पालन करते हुए जवाब देती है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम अपनी जानकारी के बदले हमारे भंडार से उतनी ही कीमत का सामान लेना चाहते हो? क्या ये सही है? ये मेरा बनाया पहला सुरक्षा घेरा है। हमेशा लेन देन को बराबर की कीमत पर रखो। लियोन अपना चश्मा ऊपर करता है। उसके शीशों पर रोशनी चमकती है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप इस जगह के लीडर होने के नाते हमारे आधे डिब्बाबंद खाने के बदले मेरा ये वादा स्वीकार करेंगे कि मैं भविष्य में आपको जान बचाने वाली एक बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा? कमरे में तुरंत सन्नाटा पसर जाता है। सबकी नज़रें खाने के डिब्बों से हटकर मेरे चेहरे पर टिक जाती हैं। हमारे आधे डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, ये हमारी पूरी जमा पूंजी का लगभग आधा हिस्सा है, जिसे एक धुंधले और बिना किसी सबूत वाले वादे के बदले मांगा जा रहा है। ये सरासर ठगी है। बिना कुछ दिए सब कुछ पा लेने की कोशिश। और वो नोरा से नहीं, मुझसे पूछ रहा है। वो पाबंदी वाले नियम का बहुत बारीकी से इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं नहीं कहता हूं तो किसी को नहीं पता कि क़यामत वाले नियम मेरा क्या हाल करेंगे, और कोई ये जानने की हिम्मत भी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर मैं हाँ कहता हूं तो मेरी साख एक पल में खत्म हो जाएगी। अगर वो आज एक वादे के बदले आधा खाना ले सकता है तो कल कोई दूसरा एक झूठी कहानी सुनाकर हमारा सारा पानी मांग लेगा। पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। मैं अपने हाथ खोलता हूं और भीड़ के पीछे से धीरे धीरे चलकर उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता हूं। मैं मुस्कुराता हूं। लियोन, ये बहुत ही सलीके से पूछा गया सवाल है। वो अपनी मुस्कुराहट रोक नहीं पाता, लेकिन मैं आगे कहता हूं, पर मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं तुम्हारे सवाल को और साफ शब्दों में बदलूं ताकि यहां मौजूद हर कोई समझ सके कि तुम असल में क्या कहना चाहते हो? मैं उसे घूरता हूं। इससे पहले कि वह जवाब दे, मैं अपनी बात दाग देता हूं। तुम असल में ये पूछ रहे हो कि क्या मैं हर इंसान के हिस्से का आधा खाना तुम्हें मुफ्त में देने को तैयार हूं? क्या मैं एक ऐसे जुबानी वादे पर जुआ खेलूं जिसकी शायद कोई कीमत ही न हो? क्या तुम यही पूछ रहे हो? मेरी आवाज़ तेज हो जाती है। मेरा हर शब्द कमरे में एक गोली की तरह गूंजता है। लियोन के चेहरे से वो घमंड गायब हो जाता है। उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने उसकी गंदी चाल सबके सामने खोल कर रख दी। भीड़ में सुगबुगाहट होने लगती है। लोगों की नज़रें लियोन के लिए नफरत में बदलने लगती हैं। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। उसके होंठ हिलते हैं, पर आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि वो नहीं कह सकता। जैसे ही वो मना करेगा, ये साबित हो जाएगा कि उसके सवाल का वही मतलब था जो मैंने बताया। मैं उसके चेहरे के एकदम पास जाकर अपनी आवाज़ धीमी करता हूँ, इतनी कि सिर्फ हम दोनों सुन सकें। मेरे साथ ये खेल मत खेलो। फिर मैं पीछे हट जाता हूँ। मैं तेजी से मुड़कर भीड़ की तरफ देखता हूँ। या शायद, लियोन, तुम असल में यहाँ मौजूद हर किसी से एक अलग सवाल पूछना चाहते हो। मेरी नज़रें हर चेहरे पर घूमती हैं। क्या तुम सब यहाँ मौजूद लोगों से ये नहीं पूछना चाहते? क्या तुम ऐसे किसी इंसान पर भरोसा करने को तैयार हो जो इस तबाही के बीच कुछ योगदान देने के बजाय कमियों का फ़ायदा उठाकर इस जगह को खोखला करना चाहता है और यहाँ सबको बेवकूफ़ समझता है? भीड़ भड़क उठती है। बिल्कुल नहीं, यही मतलब था इसका। धिक्कार है, मुझे पता था कुछ गड़बड़ है। आधे खाने के बदले सिर्फ एक वादा। वो चाहता है कि हम सब उसके लिए मुफ्त में काम करें। लियोन का चेहरा राख जैसा पड़ जाता है। वो मेरी कही एक भी बात को झुठला नहीं सकता, क्योंकि क़यामत वाले नियम की जंजीरें उसके गले में कस चुकी हैं। उसकी खामोशी का हर सेकंड एक इकरारनामा है। मैं शांत रहने के लिए हाथ उठाता हूँ। लियोन, मैं तुम्हें सवाल पूछने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। मैं उसकी आंखों में आंखें डालता हूँ। वो अपनी नज़रें चुराने की कोशिश करता है। मैं साफ आवाज़ में कहता हूँ, क्या तुम अंत में असल में यही नहीं पूछना चाहते? सब लोग, मैं लियोन कुछ पल के लिए अपना आपा खो बैठा था और मैंने एक दिमागी जाल के जरिए समूह को नुकसान पहुंचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश की। मैं सज़ा का हकदार हूँ। क्या आप सब मुझे हमेशा के लिए इस जगह से बाहर जाने देने के लिए तैयार हैं? गलियारे में मौत जैसा सन्नाटा छा जाता है। लियोन कांप रहा है। हर कोई उसे देख रहा है, उसके सवाल पूछने का इंतजार कर रहा है, या यूं कहें कि मेरे द्वारा उसके बदले सवाल पूछने का इंतजार कर रहा है। वो नहीं कहेगा, इसलिए मैं कहूंगा। मैं भीड़ की तरफ मुड़ता हूं और आवाज़ बुलंद करता हूं। क्या आप सब उस इंसान को यहां से निकालने के लिए तैयार हैं जिसने हमें बांटने की कोशिश की ताकि वो हमें दोबारा कभी मुसीबत में न डाल सके? हाँ, इसे बाहर निकालो। इस बार जवाब एक सुर में आता है जो कान फाड़ देता है। पाबंदी के नियम के तहत यह इस समूह का पहला सर्वसम्मत फैसला है। लियोन फर्श पर ढह जाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मैं उसे नीचे देखता हूं। मेरे मन में कोई दया नहीं है। तुमने उन्हें सुन लिया। मैं मुड़ जाता हूं और पीछे मुड़कर नहीं देखता। नोरा, इसे एक बोतल पानी
और बिस्कुट का एक पैकेट दे दो, फिर इसे बाहर छोड़ाओ। इस पल में पूरी तरह से मेरी हुकूमत कायम हो जाती है। तभी कोने में रखा रेडियो, जिसे लियोन ने ठीक किया था, अचानक गूंजने लगता है और एक आदमी की भारी आवाज सुनाई देती है। शहर के बचे हुए लोगों, नमस्कार। क्या आप अपनी इस बेकार की जिद को छोड़कर इंसानियत को बचाने के हमारे गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हैं? वो आवाज़ ऐसी लग रही है जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो, जो खराब सिग्नल के बावजूद कमरे में मौजूद हर कान तक पहुंच रही है। अपना सारा सामान हमें सौंप दें, अपनी इन छोटी छोटी जगहों को छोड़ दें और एक कुशल एकीकृत व्यवस्था के सामने झुक जाएं। क्या आप तैयार हैं? रेडियो पर वो आदमी चिल्ला नहीं रहा, न ही धमका रहा है। उसका अंदाज मौसम की खबर सुनाने जैसा शांत है, और यही शांति पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक सिहरन पैदा कर देती है। ये एक खुली चाल है, दिन के उजाले में बिछाया गया एक बड़ा जाल, जिसे आप चाहकर भी मना नहीं कर सकते। गलियारे में डर एक अदृश्य लहर की तरह फैल जाता है। बूढ़े वॉल्ट के होंठ कांप रहे हैं। वो दहशत भरी नजरों से मुझे देखता है। नोरा बिना सोचे नन्हे पीठ को अपने पीछे खींच लेती है। उसका चेहरा सफेद पड़ गया है। कमरे की हर आंख मुझ पर टिकी है। उनकी नजरों में मैं वो हूं जो इन नियमों से लड़ सकता है, एक भगवान। लेकिन मैं सच जानता हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं। मैं बस एक आम इंसान हूं जो हर किसी से एक बार ज्यादा मर चुका है। इस रेडियो वाला आदमी मार्क्स या लियोन जैसा नहीं है, जो सिर्फ छीनना जानते थे। वो न सिर्फ कयामत के नियम को समझता है, बल्कि उसने इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का रास्ता खोज लिया है। रेडियो संदेश। उसे किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। उसे किसी का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जगह बैठकर पूरे शहर को संबोधित करता है और अपने सिग्नल की पहुंच में आने वाले हर इंसान पर अपनी मर्जी थोपता है। उसका बोझ मेरे सीने पर किसी भारी पत्थर की तरह महसूस होता है। मैं कमरे में मौजूद उन डरे हुए चेहरों को देखता हूं और नोरा की बाहों में नन्हे पीठ की उन बड़ी और नासमझ आंखों को देखता हूं। नहीं, मैं नर्क से लड़कर वापस आया हूं, किसी दूसरी जगह और किसी दूसरे तरीके से फिर से मरने के लिए नहीं। मैं एक लंबी और गहरी सांस लेता हूं और अपने अंदर उठते गुस्से और दबाव को शांत करता हूं। मैं उन सबकी तरफ देखता हूं और धीरे से बोलता हूं, मैं हमेशा एक पहाड़ रहा हूं, कभी बहती धारा नहीं। सब मुझे खाली नजरों से देखते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता। मैं मुस्कुराता हूं, एक ऐसी मुस्कान जिसमें कोई गर्माहट नहीं, बस ठंडी कड़वाहट है। एक धारा को बड़ी नदी निगल जाती है, लेकिन पहाड़ अपनी जगह खड़ा रहता है। मैं उस शोर करते रेडियो के पास जाता हूं और कमरे में मौजूद हैरान चेहरों के सामने हाथ बढ़ाकर धीरे से उसके एंटीना को तब तक मोड़ता हूं जब तक वो टूट नहीं जाता। एक साफ और तेज आवाज के साथ रेडियो का प्रसारण रुक जाता है और सन्नाटा छा जाता है। मैं उस हैरान भीड़ की तरफ मुड़ता हूं। उसने हमसे पूछा कि क्या हम तैयार हैं, लेकिन वो एक बात भूल गया, हमें भी सवाल पूछने का हक है। यहां रुके रहने का मतलब है अपना वो हक किसी और को सौंप देना। हम कसाई के खूंटे पर बंधे मेमने बन जाएंगे। क्या आप यही चाहते हैं? कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन उनकी भिजी हुई मुट्ठियां और लाल आंखें मुझे जवाब दे चुकी हैं। मैं उस दीवार के पास जाता हूं जहां हमने शहर का नक्शा टांगा है। मेरी उंगली नक्शे के बीच में टिकती है, जहां रेडियो टावर का ठिकाना है। इससे पहले कि वो हमें ढूंढे, हम उसे ढूंढेंगे। मैं नोरा की तरफ मुड़कर आदेश देता हूं और वो तुरंत सतर्क हो जाती है। हमारे सारे हथियारों और गाड़ियों की लिस्ट बनाओ। 3 सबसे मजबूत और चालाक लोगों को चुनो और एक टीम बनाओ। हाँ वॉल्ट, तुम और बाकी सब लोग इस बिल्डिंग को और मजबूत करने का काम शुरू करो। अब से ये जगह हमारा किला है। मैं रुकता हूं और कमरे में मौजूद हर इंसान को देखता हूं। याद रखना, हम हार नहीं मानेंगे और न ही कोई समझौता करेंगे। मेरी आवाज़ भारी हो जाती है। मैं उसे बताने जा रहा हूं कि इस शहर के 2 राजा हैं, या यूं कहें कि बहुत जल्द यहां सिर्फ एक ही बचेगा। हम एक मजबूत एसयूवी में शहर की सुनसान सड़कों से एक खामोश शिकारी की तरह गुजर रहे हैं। गाड़ी के अंदर कोई कुछ नहीं बोल रहा, बस इंजन की गूंज और टायरों के नीचे कंकड़ियों की आवाज आ रही है। नोरा ने जिन 3 लोगों को चुना है, उनमें रेक्स है, जो पहले फौज में था और अभी गाड़ी चला रहा है, और 2 जुड़वा भाई ब्रूनो और प्रीमो हैं, जो जिम ट्रेनर थे और दीवार जैसे मजबूत हैं। उन दोनों ने कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हैं। हम जल्दी ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनका ठिकाना मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत है। रेक्स पहली चेकपोस्ट से 50 मीटर पहले गाड़ी रोक देता है। वो घबराकर पूछता है, अब क्या करना है? उनके पास हथियार हैं। मैं दरवाज़ा खोलकर अकेला बाहर निकलता हूं। चेकपोस्ट के पीछे कम से कम 5 या 6 बंदूकों की नाले सीधे मेरी तरफ हैं। सामने खड़ा आदमी दूर से चिल्लाता है, क्या तुम अभी यहां से वापस जाने के लिए तैयार हो? ये एक समझदारी भरी शुरुआत है। मैं न तो हाँ कह सकता हूं और न ही नहीं, क्योंकि अगर मैंने मना किया तो नियम के हिसाब से मैं यहां से जाने से इनकार कर रहा हूं, जिसका मतलब होगा खुद को उनके हवाले करना। लेकिन मैं मुस्कुराता हूं। मैं अपने पैर जमाता हूं और साफ आवाज में कहता हूं, मैं यहां तुम्हारे लीडर से मिलने आया हूं। मुझे बताओ, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि क्या मैं निहत्था होकर अकेले तुम्हारे ठिकाने के अंदर आने और तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं?
मैंने उनके हमले की कोशिश को एक ऐसे सवाल में बदल दिया जो वे मुझसे पूछ रहे हैं। गार्ड साफ तौर पर सहम गया। उसे इस पलटवार की उम्मीद नहीं थी। कुछ सेकंड के लिए हवा जैसे जम गई, फिर उसके पास रखे रेडियो से एक आवाज़ गूंजी जो काफ़ी शांत और मज़ेदार लहजे में थी। दिलचस्प है, इसे अंदर आने दो। लोहे का बड़ा गेट धीरे से खुल गया। मैंने पीछे मुड़कर रेक्स और बाकी लोगों की तरफ देखा। मेरी नज़रों में एक ही संदेश था, शांत रहो। और फिर मैं अकेला अंदर चला गया। मुझे उस रेडियो टावर के अंदर ले जाया गया, जिसे अब एक बहुत बड़े ठिकाने में बदल दिया गया था। वहां हर तरफ लोग आ जा रहे थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। हर चेहरा भावहीन था। ये एक ऐसा अनुशासन था जो रोंगटे खड़े कर दे। सबसे ऊपर वाली मंजिल के ब्रॉडकास्ट हॉल में आखिरकार मेरी मुलाकात उनके लीडर से हुई। वो कोई 45 साल का रहा होगा, सोने के फ्रेम वाला चश्मा और साफ सफ़ेद शर्ट पहने हुए। वो किसी क़यामत के विलन जैसा नहीं, बल्कि किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जैसा दिख रहा था। वो अपनी मेज़ के पीछे बैठकर आराम से अपना चश्मा साफ कर रहा था। स्वागत है, उसने अपना सिर उठाकर कहा। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। तर्क से लड़ने वाले मेहमान, तुम वही होगे जिसे सवाल पूछना पसंद है। मैंने बिना बुलाए उसके सामने वाली कुर्सी खींच ली और बैठ गया। वो मुस्कुराया, जैसे उसे बुरा न लगा हो। इस उजड़ी हुई दुनिया में समझदारी ही ताकत है, क्या तुम्हें नहीं लगता? उसने अपना चश्मा वापस पहना और मेज़ पर उंगलियां फंसाते हुए थोड़ा आगे की ओर झुका। तुम्हारे आने से मुझे वाकई हैरानी हुई। मुझे लगा था कि इस शहर में शायद मैं ही अकेला बचा हूं जिसका दिमाग सही काम कर रहा है। मैंने बिना हिचकिचाए पूछा, अगर तुम्हें पता था कि मैं हूं तो मुझे परखने के लिए उस रेडियो संदेश का इस्तेमाल क्यों किया? क्या ये बेमतलब नहीं था? उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वो कोई परखना नहीं था, वो एक ऐलान था। मैं बस अपनी मौजूदगी जता रहा था और उन बेवकूफ़ों को छांट रहा था जो नियमों को भी नहीं समझते। उसके हर शब्द में घमंड भरा था और इंसानी जान के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी। मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगा। यह आदमी मार्क्स से 10,000 गुना ज्यादा खतरनाक है। मार्कस का लालच और क्रूरता उसके चेहरे पर दिखती थी, लेकिन इस आदमी की बुराई तर्क और समझदारी की चादर में लिपटी हुई थी। उसे चीजें छीनने में नहीं, बल्कि अपनी दिमागी ताकत से सबको काबू करने में मजा आता था। उसने मुझे गौर से देखा और अपना पहला असली सवाल फेंका। चूंकि तुम खुद यहां आए हो, तो मैं मान लेता हूं कि तुम एक समझदार इंसान हो। तो क्या तुम बाकी बचे हुए लोगों के भविष्य के लिए अपनी बुद्धि का योगदान देने और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो? यह सवाल नीचे खड़े गार्ड के सवाल से 100 गुना ज्यादा जहरीला था। ये ऊपर से एक अच्छा ऑफर लग रहा था, लेकिन अगर मैं इसका सही जवाब न देता तो इसका मतलब होता कि मैंने उसकी गुलामी स्वीकार कर ली है। मेरा दिमाग हर शब्द को चीरने लगा। योगदान, साथ जुड़ना, हर शब्द यही कह रहा था कि मैं उसके नीचे काम करूं। उसे कोई साथी नहीं, बल्कि एक होशियार गुलाम चाहिए था। मैंने उसकी नज़रों में आंखें डालीं और मुस्कुराया। प्रोफेसर, ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है, लेकिन जवाब देने से पहले क्या मैं ये साफ कर सकता हूं कि आप असल में क्या पूछ रहे हैं? क्या आप यह पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपकी टीम के साथ एक बराबर के साथी की तरह काम करने और एक ऐसी योजना बनाने के लिए तैयार हूं जो हर इंसान के बुनियादी हक की रक्षा करे, बजाय इसके कि मैं अकेले आपके प्रति वफादारी की कसम खाऊं? मैंने योगदान को बराबर के साथी से बदल दिया और साथ जुड़ने की जगह मिलकर योजना बनाने की शर्त रख दी। पहली बार प्रोफेसर की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो पूरे 10 सेकंड तक मुझे खामोशी से घूरता रहा। उसकी आंखों की चमक अब एक ऐसी सावधानी में बदल गई थी जो किसी बराबर के खिलाड़ी को देखकर आती है। तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज हो। उसने अचानक अपनी बात बदल दी। क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मैंने इतनी आसानी से ये व्यवस्था कैसे खड़ी कर ली? मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वो खुद ही बताने लगा, क्योंकि नियमों को और बेहतर बनाया जा सकता है। जब कोई इंसान इन नियमों का इस्तेमाल करके 100 से ज्यादा लोगों की मर्जी पर काबू पा लेता है, तो उसे एक नियम मांगने का मौका मिलता है। ये ऐसी बात थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी पहली मांग ये थी, जो कोई भी मेरे खिलाफ विरोध का विचार भी लाएगा, उसे सुइयां चुभने जैसा भयानक दर्द महसूस होगा। और बस इस तरह यहां अनुशासन कायम हो गया। प्रोफेसर की आंखों में एक सन की चमक थी। मेरे दिमाग में एक सिहरन दौड़ गई। कोई ताज्जुब नहीं कि यहां हर कोई एक खाली पुतले की तरह घूम रहा है। वे विरोध करने से मना नहीं करते, वे विरोध के बारे में सोचने की हिम्मत तक नहीं कर सकते। वो अब कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया, जैसे सब कुछ उसके काबू में हो। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझसे बराबरी की बात करने लायक हो? उसे लगा कि इस खुलासे से मैं टूट जाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी बातों में सबसे बड़ी कमजोरी मिल गई थी। मैं उसे अपनी ही बुद्धिमानी पर घमंड करते हुए देख रहा था, और अचानक मुझे ये सब मजाक और बेकार लगने लगा। प्रोफेसर के चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। मैं खड़ा हो गया। मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, इसके बजाय मैंने हॉल में मौजूद उसके लोगों की तरफ देखा, जो मेरे एक शब्द से ही सुगबुगाने लगे थे। मैंने हाथ उठाया और प्रोफेसर की तरफ धीरे धीरे इशारा किया, जैसे मैं कोई सार्वजनिक फैसला सुना रहा हूं। मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो हर किसी के सीने में बिजली की तरह कौंधी। प्रोफेसर,
क्या आप असल में अपने पीछे चलने वालों से ये नहीं पूछना चाहते? क्या आप सब एक आदमी के लालच के लिए मासूम लोगों पर हमला करने और उन राक्षसों की तरह बेदम होने के लिए तैयार हैं? मेरा ये सवाल शांत पानी में बम गिरने जैसा था। पूरे कमरे में इसकी गूंज फैल गई। हर आंख प्रोफेसर पर टिक गई। उन चेहरों का खालीपन अब गायब था। उसकी जगह डर, शक और अंदर दबे हुए गुस्से की एक हल्की सी झलक थी। राक्षस बनना, मासूमों पर हमला करना, ये शब्द उनके अंदर बची हुई आखिरी इंसानियत को झकझोर गए। प्रोफेसर का चेहरा राख जैसा सफ़ेद पड़ गया। वो अपनी कुर्सी से झटके से उठा। उसका वो खास नियम जिस पर उसे इतना नाज था, उसने काम करना बंद कर दिया, क्योंकि मेरे सवाल को हाँ या नहीं की ज़रूरत नहीं थी। मैंने बस उनके दिल की गहराई में दबे सवाल को जुबान दे दी थी। वो हार गया। जैसे ही मैंने वो सवाल पूछा, खेल खत्म हो चुका था। ये सब बकवास है। प्रोफेसर आखिरकार टूट गया। उसकी आवाज़ तीखी और फटी हुई थी। उसने कांपती उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। तुम इनका दिमाग भटका रहे हो। क्या तुम असल में सबसे ये नहीं पूछना रहे? क्या आप सब एक बाहरी इंसान पर भरोसा करने और उस शांति को खत्म करने के लिए तैयार हैं जिसे हमने इतनी मेहनत से बनाया है? ये उसकी आखिरी चाल थी। मुझे बाहरी बताकर और अशांति का डर दिखाकर मेरे और लोगों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश। बहुत देर हो चुकी थी। मैंने उसके सवाल पर ध्यान तक नहीं दिया। मैं शांत होकर एक एक शब्द साफ बोलते हुए कमरे की तरफ मुड़ा। मैं यहाँ किसी और के साम्राज्य का हिस्सा बनने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ हर उस संघर्ष करने वाली धारा को एक दिशा देने आया हूँ जो एक विशाल मंजिल की तरफ ले जाए। मैं रुका और उन डगमगाते चेहरों को देखा। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप मेरे साथ मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जो सच में जिंदा रहने के लिए हो, न कि किसी एक इंसान के लालच के लिए? एक ऐसी व्यवस्था जो उन राक्षसों के खिलाफ खड़ी हो सके और हमें चैन की नींद सोने दे, बिना इस डर के कि कल हमें किसी का गला घोंटने पर मजबूर किया जाएगा। मेरे बोलते ही भीड़ में हलचल और फुसफुसाहट की एक लहर दौड़ जाती है जिसे अब रोकना नामुमकिन है। प्रोफेसर के खास लोग जो हथियार लिए उसके बगल में खड़े थे, एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनके हाथों में हथियारों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। पलड़ा पूरी तरह से पलट चुका है। प्रोफेसर अपने ही लोगों को खुद से दूर होते देख रहा है। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका है। वो अपनी कुर्सी पर ऐसे धंस जाता है जैसे उसके शरीर की सारी हड्डियां गल गई हों। वो पूरी तरह टूट चुका है। मैं उसे दोबारा मुड़कर नहीं देखता। मैं नीचे जाता हूं और किसी से कहकर नोरा और बूढ़े वॉल्ट को ऊपर बुलवाता हूं। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम संभालना शुरू कर देता हूं। सामान और लोगों की जिम्मेदारी बांट देता हूं। सब कुछ इतने सही तरीके से होने लगता है जैसे हम हमेशा से यहीं के रहने वाले थे। ये सब मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा आसानी से हो जाता है। मैं ज़मीन से छत तक लगी बड़ी खिड़की के पास जाकर नीचे मैदान में देखता हूँ। मेरे लोग और प्रोफेसर के पुराने साथी झिझकते हुए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं। अब वे सब एक हो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने एक नया और बहुत बड़ा ठिकाना आकार ले रहा है। आज से मैं सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए लड़ने वाला अकेला इंसान नहीं हूँ। मैं एक लीडर बन चुका हूँ। तभी बिना किसी चेतावनी के मेरे दिमाग में एक ठंडी और मशीनी आवाज़ गूंजती है। वही जानी पहचानी और डरावनी आवाज़। नए खिलाड़ी वाली सुरक्षा खत्म हुई। कयामत के नियम अपडेट हो रहे हैं।